जिसको बोलते हैं गेटकीपर ब्रेक करने का आर्ट। खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं गया बाहर कंपनीज में घुसता था, बिल्डिंग में चुपचाप वॉचमैन को बोल नाम निकाल लेता था लिंक्डइन से, बोलता था इनसे मिलने जा रहा हूँ, घुसता था अंदर, हाथों हाथ रिज्यूम देके आता था। मैंने कम से कम ऐसी 25 से 30 कंपनी में खुद गया हूँ। अच्छा, तुमने तुम्हारे करियर को स्टार्ट कैसे किया होगा? मुझे 15 करोड़ मिलेंगे तो भी मैं इस साइट पे काम कर सकता हूँ, कोई भी साइट हो, यहाँ नहीं, चलो यूएस में कोई साइट हो तो भी कर सकता हूँ। मेरा जवाब ना था। सारा ब्लैक मनी खत्म मार्केट से। तो जो भी ये जो टुटपंजे डेवलपर्स थे जो ना दे यूज्ड टू ऑपरेट इन ब्लैक मनी, सो डेवलपर्स ही सिविल की फील्ड को चलाते हैं मेजरली। जॉब नहीं लग रही थी, घर वाले बोल रहे थे यार तूने क्या ले लिया, 3-4 महीने हो गए, क्या कर रहा है तू, क्या सोचा है? माय डैड इज वेरी सीरियस अबाउट करियर। आई वाज विदाउट जॉब फॉर 3 to 4 months। ओके। जून में पास आउट हुए, अक्टूबर में मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला। वो भी कैसे मिला, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने नीचे से बिल्डिंग को ऑलमोस्ट 6 माले तक चढ़ाई। 6 महीने, 1 साल। 1 साल के बाद में वो प्रोजेक्ट रुक गया। अब प्लेसमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। वहां मैंने सीखा अपने आप को बेचते कैसे। सबसे पहला डोर है वॉचमैन को कैसे कन्विंस करते हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ या मैं यहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने तो 5 मांगे थे, उन्होंने 5.5 दे दिए। और क्या चाहिए उससे, मतलब उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ पहुंच गए भाई। खुद से लिए ना, प्लेसमेंट तो नहीं ली। हार्ट का जब बीमारी होता है ना, तो हमें कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। वैसे करियर में कहीं पे स्टॉप हो जाता है ना, एक करियर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ करके देखा है और उसके साथ में लाखों बच्चों को करियर में कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर कुछ इंसाइट शेयर किया, कुछ इंस्पिरेशन जैसा कुछ करके देखा है। ऐसी लोगों के पास हमें जाना चाहिए, राइट ना? तो आज हम लोग आए हैं तेजस सर के पास। तेजस सर जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, पिछले करीबन 2017 से उन्होंने करियर की स्टार्ट किया था। आज करीबन 7 साल से कॉर्पोरेट डोमेन में काम कर रहे हैं। एज ए कंसल्टेंट अपनी करियर की शुरुआत किया था। आज एक रेपुटेड कंपनी में एजीएम है। वो हमें गाइड करेंगे कॉर्पोरेट रिलेटेड सारे इंक्वायरीज, सारे जो कंसर्न्स है, जो क्वेश्चंस है, वो सारी चीज के ऊपर आंसर करेंगे। करियर में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, कहीं पे अगर स्टॉप हो जाए तो वहां से रीस्टार्ट कैसे करना चाहिए, एंड कहीं पे भी अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कॉर्पोरेट में अगर जो पॉलिटिक्स हो रहा है, लीडरशिप स्किल्स, बहुत सारी चीज इंक्लूडिंग एचआर के साथ पैकेज नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, इस सारी चीज के ऊपर डिस्कशंस करेंगे तेजस सर के साथ। सो तेजस सर, थैंक यू सो मच एंड अपने इस पॉडकास्ट में आए हो इसके लिए बिग थैंक यू। एंड आई बिलीव सो बहुत सारे हमारे ऑडियंस है जिनको इस सेशन से बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। डेफिनेटली, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन फैक्ट। चलो, थैंक यू सो मच तेजस सर, लेट्स स्टार्ट। श्योर, ठीक है। अच्छा, तुमने तुम्हारे करियर को स्टार्ट कैसे किया होगा? मतलब स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट में, बिकॉज योर फादर इज वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो घर में गवर्नमेंट जॉब का पापा गवर्नमेंट जॉब में है ना, अच्छे खासा प्रोफाइल में है। तुम बैठ के सोच रहे हो मुझे प्राइवेट जॉब में जाना है। व्हाई इज इट सो? सो बेसिकली इसका मेजर रीजन जो था, जब वो बताते हैं कि उनके टाइम पे प्राइवेट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, राइट। सो उनके पास जो ऑप्शंस है वो गवर्नमेंट में ही थे। मेरे दादाजी जो थे, माय ग्रैंडफादर, ही आल्सो रिटायर्ड एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, ओनली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, सॉरी। So he was with in the Madhya Pradesh state government, and he had a vision कि मेरे बेटे को मैं बैंक में डालूंगा, and that's where he told my dad to get into commerce field, not even science, commerce, Okay. proper commerce, क्योंकि I'll put you into bank only. Then अच्छा, मतलब टारगेट पहले से सेट था मेरा बेटा बनेगा तो बैंक में ही जाएगा, बैंक में मैनेजर बनेगा, चिल लाइफ एकदम। ओके। सो जब उन्होंने बोला ना तो मेरे डैड ने बोला हाँ ठीक है, मेरे डैड ने बोला मैं करूंगा ये। सो जब उनने देखा कि एक लॉ बोर्ड बन गया था, व्हेन ही एंटर्ड बैंक के एग्जाम देने, पहले बैंक में ऐसे ही आप इंटरव्यू दो लग जाते थे, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फिर लॉ बोर्ड बन गया,
बैंक की एग्जाम्स होने लगी, पीओ की एग्जाम होने लगी, और उसमें पता चला कि बहुत टफ है निकलना, बिकॉज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स उस समय भी जो बैंक में आना चाहते थे, एंड दैट्स वेयर ही ट्राइड बट ही डिडंट गेट इनटू बैंकिंग. देन ही सेड कि अगर यहाँ नहीं कर सकते तो मैं सीए करता हूँ. बट उस समय ही हैड 4 सिबलिंग्स, तो पापा के 4 भाई बहन थे. उन्होंने बोला कि चारों को तो मैं नहीं बना सकता. मेरे जो पापा के बड़े भैया थे, ही वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, उनको भी करना था सीए एंड ऑल, पर उनको करने नहीं दिया. एंड दैट्स वेयर फिर पापा की इच्छा हुई सीए करने की, तो मेरी दोनों जो भुआएं थी उनकी शादियां करानी थी, तो दादाजी ने बोला नहीं अभी तो जो करना है यही गवर्नमेंट में लग जाओ तुम. देन इवेंचुअली ही टुक द स्टेट गवर्नमेंट जॉब, एग्जाम दी, ही क्लियर दी स्टेट पीएससी, और फिर उन्होंने वही जॉब ले ली, वही पोस्टिंग ले ली. बट देन ना वो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए थे, बट उनको काम करने में हाँ जो वो ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि यू नो एक स्पार्क होता है, जो मजा होता है मजा वो नहीं आता. हाँ, तो यू नो वो एक नॉर्मल, अगर कोई गांव में काम कर रहा है, गांव नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा शहर ही था उस समय वो, बट वहां काम करना हो तो एक सपना हमेशा रहता है कि हमें कोई बड़े शहर जाके काम करना है. एब्सोल्युटली, ऑलवेज, कुछ भी हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, यू नो कलकत्ता हो, और एनीवेयर. तो उस समय वो सपना होता था, जैसे हमारा आज सपना है कि यूएस में काम करना है, ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, तो वैसा उससे सपना होता था. इसलिए उनकी एक वैकेंसी आई थी मुंबई में, जो मेरे दादाजी ने निकाल के दी थी पापा को, कि वो पहले न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, तो उन्हें निकाल के दी कि यार बेटा एक अपॉर्चुनिटी है, देखो मैं बैंक में नहीं डाल पाया, लेकिन यू शुड ट्राई दिस अपॉर्चुनिटी. ही ओनली गिव टू माय डैड. उन्हें दिया एंड देन ही अप्लाइड. अप्लाई किया, पहले तो रिटर्न क्लियर करी, यूपी, दैट वाज अ यूपीएससी पोजीशन जो सीधे दिल्ली से हो रही थी. ही गेव दैट, प्री दिया, मेंस दिया, एवरीथिंग ही गेव, एंड देन ही क्लियर्ड, एंड फाइनली इंटरव्यू राउंड आया, वेयर दादाजी खुद आए थे पापा के साथ मुंबई. वाज अ जूरी पैनल. सो 7 लोग इंटरव्यू लेते हैं, यू मस्ट बी नोइंग, सब देखते हैं हम लोग कि यूपीएससी का इंटरव्यू कितना टफ होता है, पूरी बोर्ड बैठे रहते हैं. सो कैसे तैसे गए, दैट वाज हिज टफ डे. उन्होंने दिया इंटरव्यू एंड फाइनली ही गॉट क्लियर्ड, और पोस्टिंग मिली सीधे मुंबई में. ओके, विद द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री. तो वहां उनको पोस्टिंग मिली, एंड देन ही डिसाइडेड कि यार मैंने मेरे पापा ने मेरी लाइन ब्लॉक कर दी थी बाय टेकिंग ओनली कॉमर्स, बट आई वांट यू टू टेक साइंस, कभी नहीं जमे तो देन कॉमर्स कर लेना, बट आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर. सो इनका ड्रीम था कि मुझे इंजीनियर बनना. अच्छा, ये भी प्री डिसाइडेड थे. ये ऐसा नहीं कि वो मेरे दादाजी का ही फॉल्ट था, इनका भी वही वायरिंग है. मतलब वो जीन एक ही लेवल से आ रहा है, एक ही लेवल पे. मैंने मेरे बेटे के लिए भी सोच के रखा है, जैसे तो बता रहा हूँ. सो बट उनका क्लियर था, पहला बड़ा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, दूसरे को भी था लेकिन नहीं बना पाए, वो कुछ और बना है, नहीं डिड वेल. बट फिर था इंजीनियरिंग, तो मैंने साइंस लिया. आई चोज दैट, ऑल्दो आई वाज वेरी गुड एट नंबर्स. कॉमर्स मेरा फोर्टे था. 10th स्टैंडर्ड तक जो मैथमेटिक्स होते हैं, आई यूज्ड टू लव द नॉर्मल प्लस माइनस मैथमेटिक्स, एंड आई वाज वेरी गुड एट दैट. बट अगेन फोर्सी हो गया वो, क्योंकि साइंस में जो मैथ्स होता है दैट इज डिफरेंट, यू वुड नो बेटर. यस यस. So साइंस वाला जो मैथ्स होता है, that's all sin theta, cos theta and all that, which is out of league. वो मैथ्स is very different. But I took that. I did civil engineering. That was again not by choice. वो पहले नहीं भरते मैकेनिकल, सिविल, आईटी, ऐसा भर दो, जिसमें से जो उस समय 2012 मैकेनिकल सिविल वाज एट द टॉप फील्ड, मतलब वन ऑफ द टॉप, उसको बोलते थे, कुछ एवरग्रीन फील्ड्स होती थी इंजीनियरिंग में. देन आईटी, कंप्यूटर साइंस आते थे. सो इट वाज टफ टू गेट इनटू मैकेनिकल एंड सिविल. सो आई चोज आउट ऑफ देम सिविल लगा मेरे को. I did that and from Mumbai University. And civil engineering करते हुए मुझे realize हुआ कि यार second year में ही realize हो गया था कि this was not that I wanted to do something. I would have loved to do CA or something. Success होते नहीं थे, वो नहीं पता था, लेकिन CA करना उस समय realize हो गया था, दिमाग में आ चुका था. बट अब एनीवेज जल गए, आ गए हैं, तो साल वेस्ट हो जाएंगे, तो बेटर है pursue civil engineering. I did my civil engineering there. At 2017 I passed out. And 2017 के बाद में when we graduated, so 17 के बाद में if you remember 16 में demonetization हुआ था. Absolutely. सारा black money खत्म मार्केट से. तो जो भी ये जो टुटपंजे डेवलपर्स थे, जो ना they used to operate in black money. So developers ही सिविल की फील्ड को चलाते हैं मेजरली. तो उन्होंने सब पैसे मार्केट से हट गए. मीन जो लाख करोड़ रुपए आते थे टू बिल्ड अ बिल्डिंग, तो वो बहुत सारा आधा कैश से आता था, आधे से ज्यादा फंड होता था, और बाद में वो व्हाइट मनी कस्टमर से कलेक्ट करके व्हाइट हो जाता था ऑटोमेटिकली. तो देयर टू बी फंड्स जो बाहर से आते थे, कहीं से भी, शेल कंपनीज से भी,
खुद के भी जेन्युइन डेवलपर्स भी थे उस समय भी, बट मोस्ट ऑफ ये सीन ज्यादा चलता था 2016 में के पहले। बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एकदम वो इम्पैक्ट 17 में भी पास्ड आउट, कोई जॉब नहीं थी। राइट। आई वॉज विदाउट जॉब फॉर 3 to 4 months। ओके। जून में पास आउट हुए, अक्टूबर में मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला, वो भी अच्छा। कैसे मिला, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। जॉब नहीं लग रही थी, घर वाले बोल रहे थे यार तूने क्या ले लिया, 3-4 महीने हो गए, क्या कर रहा है तू, क्या अच्छा। सोचा है। माय डैड इज वेरी सीरियस अबाउट करियर। हाँ। तो उन्होंने सोचा मेरा पापा पता नहीं है, चलो यार मंदिर चलते हैं, भगवान से ही मांग के आते हैं क्या करना है। क्या बात तो आई वेंट टू कृष्ण मंदिर। अच्छा। एंड मैंने जैसे ही मंदिर के दर्शन करे, आई सेड भाई मेरे को जॉब दे दो। ऑब्वियसली बिना जॉब वाले बच्चे की कोई इज्जत नहीं होती। राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है। सो पेरेंट्स का तो वो इंडियन पेरेंट्स आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देयर किड्स जॉब्स। सो फिर गया, वहां से आ रहा था तो मैंने कंस्ट्रक्शन साइट देखी, दैट वाज इन खारगर। ओके। वहां मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने बोला पापा रुको, मैं 1 मिनट आता हूँ। तो पापा ने बोला कहाँ जा रहा है, मैंने बोला पापा यहाँ साइट है, किसी से बात करके आता हूँ। तूने 25 साइट पहले विजिट करी, तेरे को तब जॉब नहीं मिली, तेरे को यहाँ क्या मिलेगी, चल लेट हो रहा है। आई सेड पापा 1 मिनट तो दो, लास्ट टाइम आने में क्या जाता है, अभी मंदिर होके आए हैं, थोड़ा जल्दी सुन लेंगे। तो कार उधर से ही फिट है। हाँ फिर क्या, और क्या, अभी जल्दी जल्दी अभी सुनिए, उनने पूछ के आता हूँ। आई वेंट इनटू द कंस्ट्रक्शन साइट, देयर वाज अ वेरी बिग एक्सकेवेटेड साइट, नीचे 3 फ्लोर नीचे खुदा हुआ पड़ा हुआ है। सो आई वेंट देयर, नीचे कैसे तैसे उतर के, एंड देयर वाज अ ओल्ड मैन हु वाज डूइंग कुछ शटरिंग का काम एंड ऑल। ही वाज अ सब कॉन्ट्रैक्टर, नॉट इवन कॉन्ट्रैक्टर। सो कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो पूरी साइट का काम लेता है, सब कॉन्ट्रैक्टर वो है जो शटरिंग करता है, जो फिटिंग करता है, कोई लोहा लगाता है, कोई ये सब करता है। तो ही वाज अ शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बोला सर आई एम fresh pass out, you know, I did my civil engineering from here and there, बड़ी इंग्लिश झाड़ी, उस गड्ढे में ही खड़े होके ना, पानी पूरा नीचे। I've done my civil engineer graduate, very ambitious, want to work with this excitement that। फिर उसने मुझे एक लाइन बोली, भाई साहब हिंदी में बोलो। समझ में आ गया 2 मिनट सारे गुल हो गया। And he was drinking a बीड़ी। अच्छा। भाई साहब हिंदी में बोलो। तो मैंने बोला अरे यार क्या इंप्रेशन की बैंड बजा दी। मैंने सर मुझे जॉब चाहिए, आप बताओ मैं क्या काम कर सकता हूँ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। ओके। तो ये सेड, तो ऐसा बोला ना सिंपल भाषा में, मैं आपको एक नंबर देता हूँ पटेल साहब का, उनसे बात कर लो। ओके। देन आई इवेंचुअली कॉल्ड हिम, Okay. he was a contractor। मैंने सर आई वांट अ जॉब। तो बोला कल आ जाना। सो आई केम द नेक्स्ट डे, मंडे, इट वाज संडे। मैं गया वहाँ, संडे को गया, मंडे को गया, मंडे को नहीं मिले, ट्यूसडे को गया नहीं मिले, वेडनेसडे को गया, फिर वो आए, उन्होंने बोला आ जा। वेडनेसडे को आई मेट हिम, मैं सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है, मैं कुछ भी काम करने को रेडी हूँ, एंड आई वाज इवन रेडी टू वर्क फॉर फ्री, बिकॉज एक्सपीरियंस मिल रहा है और क्या चाहिए। सो ही सेड ओके तो आ जा कल से, कोई सैलरी डिसाइड नहीं, आ जा बस कल से, क्या क्या काम कर लेगा। मैंने सर मैं तो अभी नया हूँ, तो कॉलम वॉलम चेक कर लूंगा, बीम देख लूंगा, आपका क्वालिटी मटेरियल की देख लूंगा, आपको रिपोर्ट कर दूंगा। यार ठीक है आजा कल से। देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, एंड दैट आई विल टेल यू लेटर कि हाउ दैट जॉब हेल्प्ड मी थ्रू आउट माई करियर। क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा है बुक्स में, राइट, कि बिल्डिंग कैसे बनती है, कैसे बनती है, कभी नीचे जाके आप देखो उस गड्ढे में उतर कर कि कैसे बिल्डिंग का एक्सकेवेशन होता है। इट इज ऑल अ डर्टी जॉब। Civil engineering, mechanical engineering is not very glorified jobs. It's only on paper actually. It's only on paper. We're wearing a green hat, we're wearing a jacket, जाते हो आप साइट पे, बट आपको ये नहीं पता साइट पे कितनी धूल है, साइट पे कितनी डस्ट है, धूप कितनी है, एंड इतना वो पोल्यूटेड है और पानी है नीचे। सो कंस्ट्रक्शन एक्चुअल साइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स। तो मुझे करना था, गया मैं, अगले दिन से काम पे आना शुरू कर दिया, महीना भर हुआ, 2 महीना हुआ, फिर सैलरी नहीं दे रहे थे। मैंने सर कुछ सैलरी तो दे दो, मतलब मैं आया हूँ यहाँ, आपको मेरा काम भी ठीक ठाक लग रहा होगा। रोज काम में मैं पूरा आता था जाता था, मतलब प्रॉपर। आई यूज्ड टू बेसिकली क्लाइम द कॉलम। ओके। जो 3-4 मतलब नीचे से चल रहा था कॉलम, तो जब नीचे से चलता है ना, तो नीचे पूरे लोहे के राफ्ट्स बिछे होते हैं, द फाउंडेशन, इफ यू रिमेम्बर। यस। कि एक बिल्डिंग की नींव जो होती है ना, दैट इज ऑल आयरन के पूरे फाउंडेशंस है बने हुए, उस पे कॉलम पे चढ़ के आई यूज्ड टू चेक बेसिकली कि कितना माप है, द शटरिंग साइजेस, द कॉलम साइजेस आर एक्यूरेट एज पर ड्राइंग। तो देखता था यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 30, यहाँ से 30 है, कभी यहाँ से मुझे 29 मिला, तो द कॉलम इज एक्चुअली आउट ऑफ द लाइन, देयर इज ऑलवेज अ लाइन, क्योंकि बिल्डिंग जब बनती है तो वो प्रॉपर कॉलम एक बाय एक ऐसे लग के पूरे फाउंडेशंस
मैच होने चाहिए. Yes, right. इतना भी डिफरेंस आया तो ना देयर कुड बी हेल्थ हैजार्ड इन द बिल्डिंग. सो वो चेक करते थे, बताते थे 2 महीना हो गया काम करते हुए, सैलरी कुछ भी नहीं है. सैलरी कुछ भी नहीं आई यार. घर पे क्या बोले, घर पे से टशन मार के गए तो जॉब लग गई, आपको चाहिए थी. तो बोले पैसे किधर है भाई. तो मैंने बोला सर थोड़ा तो जॉब दो. तो उनने ही टुक आउट वॉलेट, और वॉलेट से निकाल के उनने कैसे गिने, पैसे गिने, मोटी गड्डी थी. सो ऐसे गिने और निकाल के दिए, सिर्फ 500 के कुछ तो 14 नोट, 7,500 रुपए निकाल के दिए, 15 नोट निकाल के दिए. सो मैंने जब लिया हाथ में, आई स्टार्टेड काउंटिंग, क्योंकि मैं खुश था, पहली सैलरी हुई हाथ में. तो सर 1 सेकेंड, ये तेरे को सीखने के लिए पैसे दिए हैं, इसको गिनना मत कभी, मेरे सामने तो मत गिनना, सीखने के दिए हैं. मैंने वो पैसे उसी सामने बना रख दिए, मैं सॉरी बोला उनको. वहां से माय करियर स्टार्टेड. कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, एंड मैंने नीचे से बिल्डिंग को ऑलमोस्ट 6 माले तक चढ़ाई. 6 महीने, 1 साल. 1 साल के बाद में वो प्रोजेक्ट रुक गया. अरे बाबा, रुक गया वो प्रोजेक्ट, क्योंकि पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं थे, ऑल दीज इश्यूज जो हुए थे, डिमोनेटाइजेशन हो गया, रेरा आ गया, कंप्लायंस नहीं था, रुक गया प्रोजेक्ट को, फंडिंग ही नहीं मिली. तो अंकल ने बोला आके कि तेजस अभी ना ज्यादा साइट पे काम नहीं है, तो क्या करेगा, सो यू बेटर ऑफ कहीं कुछ और ढूंढ लो. फिर भी स्टिल उन्होंने मुझे सैलरी देते रह रहे थे, 1 आध महीना हो गया. फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई क्या इसमें आज मुझे, फिर 7,500 से 15,000 तक हो गया था मेरी लास्ट सैलरी. अच्छा. अंकल इतने अच्छे थे कि ही डिड दैट. बट देन आई डिसाइडेड क्या मुझे 15 लाख भी मिलेंगे तो भी मैं इस साइट पे काम कर सकता हूँ. जवाब था ना. क्या मुझे 15 करोड़ मिलेंगे तो भी मैं इस साइट पे काम कर सकता हूँ, कोई भी साइट हो, यहाँ नहीं, चलो यूएस में कोई साइट हो तो भी कर सकता हूँ. मेरा जवाब ना था. मैंने फिर यहाँ से मतलब वाई वाला पैटर्न वाई आ रहा था मेरे पास. हाँ. मतलब मुझे कितने भी पैसे दे, क्या मैं साइट पे खुशी खुशी काम कर पाऊंगा. मैं नहीं बना था उसके लिए. मुझे लेबर्स के साथ डील करना नहीं जम रहा था, बिकॉज वो गाली गलौज से डील करते हैं. एंड आई वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन देन, आल्सो नाउ. सो वो मुझसे नहीं हो रहा था. मैंने डिसाइड किया पापा कुछ नया करना है. क्या करना है आप बताओ. ये जो सिविल वाला पार्ट, ये जो आपने बताया ना अभी जस्ट, वो जो नाउ ऑल आर द जॉब्स इट्स लाइक रेस्पेक्टेड, नो डाउट. हाँ. लेकिन ये एक्सपीरियंस शायद मैंने भी अपनी लाइफ में कम या ज्यादा लिया, बिकॉज हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं, हम लोग कोई गाली गलौज देते नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह. लेकिन कुछ एक जगह में मैंने नोटिस किया कि उनको ऐसा फील होता है कि जब तक गाली नहीं मिलेगा तब तक काम भी नहीं हो रहा है, और जो सुपरवाइजर है उसको भी लगता है कि मैं जब तक गाली नहीं दूंगा तब तक ये लोग काम नहीं करेगा. ना प्रोबेबली हो सकता है कुछ सर्टेन डोमेन्स में ये सारी चीज, बट आप अगर इस चीज में जैसे तुमने फेस किया, वो चीज शायद प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे जगह में लोग नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ दैट उनके परफॉर्मेंस भी नहीं आते. एक सच्चाई वो भी है. करेक्ट एब्सोल्युटली. तो एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे हैं वो सही है. लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली यू नो ये अनफॉर्मेटाइज्ड और मे बी यू नो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसमें आज भी वेजेस डिसाइडेड नहीं है. बोलते हैं पेपर पे कि 16,000 बेसिक वेज है, बट कोई नहीं देता. लेबर पे डेली उसको मिलता है दिहाड़ी. वो बंदा जब तक उसको आज की आज रात को 6 बजे पैसा नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करेगा अगले दिन. तो उसकी भी अकड़ है अपनी, और इनकी भी अकड़ ये है कि हम इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे. और वो जो इनफॉर्मल सेक्टर जो आप बात कर रहे हैं, गाली गलौज, वो सैड थिंग, बट वो आज भी वो सेक्टर में है. ऑल्दो उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बाहर नहीं होता. ऐसा अब्यूजिव कल्चर बाहर नहीं है. मेरे फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरे फ्रेंड्स यूएस में है, प्रॉपरली जो काम कर रहे हैं वहां, उनको कोई अब्यूज नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. वो काम करे ढंग से या नहीं, दे कुड बी रिप्लेस्ड. काम से निकाला जरूर जा सकता है, लेकिन उनको गाली अब्यूज, बिकॉज यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन सू यू कि आपने मुझे अब्यूज किया, आपने मुझे गाली दिया, आपने मुझे अननोइंगली कुछ ऐसी चीज बोली जो मैं कंफर्टेबल नहीं था. एंड उसके लिए और एक चीज कैसा ना, वो एजुकेशन सिस्टम में मैटर करता है ना. exactly. लोग, उनको पता है कि लॉ है, हमारे लिए लॉ बना है. exactly. यहाँ की लॉ तो भूल ही जाओ, मेरे लिए लॉ है नहीं. तो यहाँ के लॉ आप कुछ कंप्लेन करने जाओ, आपको ही पूछ लेंगे इतने पैसे कहाँ से आए पर स्टोरी हो गया. अरे लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास, आपका फोन इतना महंगा क्यों है. मतलब यहाँ ऐसे क्वेश्चन है. आई हैव सीन दैट हैपनिंग. जिसका चोरी करने के बाद में फोन वो एफआईआर लॉन्च करने जाता है, तो उसको ये पूछा जाता है कि यार आपके पास इतने पैसे कहाँ से है, बाइक चोरी करी, बाइक खरीदी कहाँ, आपके आईटीआर फाइल कहाँ है. मतलब आपने उसी को चोर ठहरा दिया, ताकि वो सोचे यार छोड़ो इनसे क्या काम कराना, अपन जो गया. सो दिस इज द लॉ ओवर हियर. बट जितना लॉ स्ट्रांग होते जाएगा, मोर टुवर्ड्स लेबर सेंट्रिक, जो कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है हो रहा है धीरे धीरे. मुझे एक बंदे ने ना, तेजस, एक बंदे ने मस्त एक गाइडेंस दिया था. सॉरी,
गाइडेंस क्या दिया था पता है? बोले सर कभी भी अगर आपको आपके साथ कुछ अनहोनी होता है, आपको कंप्लेंट करने के लिए जाना है पुलिस चौकी में ना, ऐसे कभी मत जाना। हाँ। मतलब बोले जाना फटे हुए कपड़े में, एकदम गरीब दिखने वाला, अच्छा अच्छा। बोले सर जैसे आप ऐसे जाओगे ना, आपसे सबसे पहले मांगा जाएगा। हाँ हाँ तब तक सर आपकी एंट्री नहीं होने वाला है। हाँ। आप जितना बंधन के जाओगे उतना ज्यादा काटेंगे आपको। ओह। ये मुझे किसी एक बंदे ने एडवाइस किया था, एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट तुमने बताया आज, मुझे लगा कि ये सही भी है। तो ये शायद एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए किसी को ना हो, तो but this is the sad This is the sad reality of our country. But anyways, that's a separate topic. उस पे तो बहुत डिबेट चलती रहेगी. Coming back to this, so basically फिर डिसाइड हुआ कि पापा क्या करना है. तो he said भाई करियर का सवाल है, तेरे को जो करना है तू कर. Then I started talking to my friends कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो. उन्होंने बोला सबकी हमारी भी लाइफ जर्नी, हमारी तो जॉब भी नहीं लगी है अभी तक. मेरी जॉब लग के छूट गई है, हमारी जॉब भी नहीं लगी है. सो मैंने बोला आप करना क्या चाहिए अपने करियर के, तो खेल हो गया भाई, हो गए अब अपन चॉइस के. तो उनने बोला कि उनमें से मेरे एक हाथ फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया गया था एंड वी यूज्ड टू सिट आगे पीछे. ऑस्ट्रेलिया के वजह लाइफ यहाँ बहुत मस्त है यार भाई, मतलब पढ़ने अगर तू पढ़ना चाहता है तो कर ले, और यहाँ जॉब्स भी बहुत अच्छी है. तो मैंने पापा को बोला पापा ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब फीस कितनी लगेगी. तो मैंने बोला यार 40 लाख रुपए लग रहे हैं उस समय. तो 40 लाख उस समय लग रहे थे, तो आज से करीब 2018 में. तो पापा ने बोला देख फिर मैं घर गिरवी, ही डिडंट सेड नो ऑल्दो ही वाज दैट जनरस कि ही डिडंट सेड नो. बोला देख मैं घर गिरवी रख देता हूँ एंड देन टेक एन एजुकेशन लोन, फर्दर आप पे ऑफ करके छुड़ा लेना, विच इज वेरी नॉर्मल कंडीशंस इन इंडिया. ऐसा ही होता है. सो आई थॉट कि यार अब कर तो लिया, डिसाइड करते हैं. सो आई अप्लाइड टू फ्यू यूनिवर्सिटीज देयर, आई गॉट एडमिटेड टू फ्यू, डीकन यूनिवर्सिटी एंड ऑल, वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है. हो गया एडमिट, लेकिन कौन सा कोर्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अच्छा. नाउ आर यू कनेक्टिंग द डॉट्स कि मुझे कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना था और मैंने वहाँ कंस्ट्रक्शन का ही कोर्स लिया था. अच्छा. मैंने क्या बोला था, मुझे 15 करोड़ भी मिलेंगे तो भी नहीं जाऊंगा वहाँ. फिर मैंने पापा को बोला पापा ये तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, मुझे तो यहाँ के अब दुनिया के किसी कोने में साइट पे जॉब नहीं करनी. तो फिर बोला फिर तूने अप्लाई क्यों किया. मैंने पता नहीं था यार इसके अलावा कोई कोर्स होता भी है. मैंने फिर एक काम करने बोला अभी तक एक्सेप्टेंस मत दे, कोई ऐसा कोर्स ढूंढ जो तुझे पसंद हो. रियल एस्टेट में ढूंढना है रियल एस्टेट में ढूंढ, सिविल में ढूंढना है सिविल में ढूंढ, आउट ऑफ एमबीए मार्केटिंग करना है, एमबीए फाइनेंस करना है वो ढूंढ. फिर सर्च करना शुरू किया तो पता चला रियल एस्टेट पे कोर्स है इंडिया में which is not related to construction, which is related to finance, which is related to investments, valuations. That course is real estate in urban infrastructure. Okay. Real estate में MBA in real estate and urban infrastructure. बेसिकली ये वाला जो कोर्स है ये कुछ यूनिवर्सिटीज जैसी है, जैसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज लाइक निकमार पुणे में है. उनमें निकमार इज वेरी कॉमन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो निकमार है. फिर अपना ये है RICS करके है. RICS इज इन 2 प्लेसेस, नोएडा में है और मुंबई में है. यहाँ आप जो पुणे से आते हुए जो यूनिवर्सिटी देखते हो वो यूनिवर्सिटी में. So I decided कि ये पास में है, यहाँ करते हैं. I got enrolled to there and ऑस्ट्रेलिया का प्लान ड्रॉप कर दिया. थोड़ा डर भी था 40 लाख नहीं निकले तो अपना घर चले जाएगा, और ऊपर से कोर्स भी पसंद नहीं. घर पे आके मुंह किसको दिखाओगे कि भाई तूने तो घर भी डुबा दिया और फिर देखो कोर्स भी पसंद नहीं. पे मिल गया तो छोड़ भी नहीं सकते. हाँ वो भी छोड़ नहीं सकते, आपको तो लोन भरना है. तो फिर वापस मुझे इसी लूप में फंसना है, इससे बेटर नहीं जाना मुझे. यहाँ कुछ करूंगा. यहाँ मैंने MBA में एडमिशन ले लिया एंड दैट वाज माय बेस्टेस्ट डिसीजन. कि इंडिया में रह के मेरा बेस्ट डिसीजन था. बाहर में कुछ क्या उखाड़ लेता, हो सकता है कुछ बड़ा कर लेता, और बट नेवरदलेस इंडिया में रह के दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन. आई गॉट एनरोल्ड. मैंने 2 साल का कोर्स था, बहुत जम के पढ़ाई करी. मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी थी ढंग से पहले, लेकिन मैंने MBA को ना पढ़ाई को एंजॉय किया. अच्छा. हर चीज पढ़ता था बिकॉज ऑल इट वाज प्रैक्टिकल बेस्ड. कि कैसे बिल्डर बनाता है, फंड्स रेज कैसे करता है, माल बेचता कैसे है, डिसाइड कैसे करता है उसे ये बनाना है. हमने वहां सीखा. वहां लिटरली वहां जो वो आते थे प्रोफेसर्स थे, वो भी सब कॉर्पोरेट से आए थे जो प्रॉपर्ली कर करके सीख के आए हैं. और वहाँ AVP है, वो यहाँ आते थे, गेस्ट लेक्चर्स लेते थे, वो यहाँ आते थे फुल टाइम. कोई ने ज्वाइन किया था. मस्त सीखा. 2 साल के बदले में मेरे डैड हमेशा मुझे कहते थे कि यार तेरा नाम, मैंने वो ओपन हाउस में ब्लैक बोर्ड पे नाम नहीं आते थे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स, हमेशा तो बचपन से वो ये बोलते थे यार तुम्हारे नाम तो यार कभी आते ही नहीं. यूज्ड टू टॉन्ट मी ऑलवेज कि तुम्हारे नाम कभी ओपन हाउस के ब्लैक बोर्ड में मैं कब देखूंगा. और ये टॉन्ट हमको बचपन से पड़ रहा है.
तो मैंने फिर ये बोला पापा एमबीए ज्वाइन करने के पहले दिन पे जब वो मुझे छोड़ने आए थे, मैंने उनको ये बोला पापा देखना ये बैच का आपको ये गारंटी तो नहीं करता मैं टॉपर रहूंगा। Okay. इतनी रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो मैंने बोला पापा आप देखो आपको बचपन से ओपन हाउस में नाम तो नहीं मिला, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ यहाँ मैं पहला बच्चा रहूंगा जो प्लेसमेंट लूंगा और बिल्कुल अच्छे पैकेज के साथ में मैं जॉब ज्वाइन करूंगा। इतना यकीन है मुझे कि इतना मैंने ठान लिया है, कफन मान के जा रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पढ़ने जाना है हाँ, लेकिन गारंटी नहीं है मैं पढ़ाई में कितना होशियार रहूंगा, लेकिन मैं एक अच्छा प्लेसमेंट लूंगा और पहला बच्चा रहूंगा बैच का, पूरे कॉलेज का। ऐसा मैंने टशन में बोल दिया था। चलो हाँ ठीक है देखते हो फिर करके दिखाओ अभी। फिर पहला सेमेस्टर हुआ, उसमें ठीक ठाक हो गए थे। 7.9 का सीजीपीए बढ़ रहा था, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन टॉपर 9 के भी थे, 9.2 9.5। फिर थर्ड सेम में गया 8.1, मतलब अब तो अच्छा लग रहा है यार आपको ये हो रहे। फोर्थ सेम फाइनली आने से पहले कोविड की हिट चालू हो गई थी, चाइना से वेव चालू हो गई। अब सबको टेंशन। प्लेसमेंट जो था ओरिजिनली मेरा नहीं हुआ, मेरे से पहले बच्चे 9.5 वाले सब प्लेस हो गए। तो आइडियली मैं अपने नजरों में तो हार गया था क्योंकि यार हो गए यार प्लेस, अब तो ठीक है प्लेसमेंट तो ले ले, अब पापा को बोल तो सकते हैं कि यार प्लेसमेंट ले लिया हमने। तो सितंबर चला गया, हम अगले जून में पास होने वाले थे। ऑलरेडी वी वर इन सेम 3। अब सेम 3 में बहुत ऊपर के टॉप बच्चों के प्लेसमेंट्स हो गई, हम बैठे ही है ना, क्या करे यार, कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं कर रही है, आ भी नहीं रही है। और ये कोविड की वजह से, और कोविड तो जस्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब कोई कोविड का इतना वो नहीं था, लेकिन मार्केट ही ठंडा था। 2019 18 20 तक पूरा ठंडा था मार्केट। सो अब डरते जा रहे। तो मैंने क्या बोला, अब प्लेसमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं गया बाहर कंपनीज में घुसता था, बिल्डिंग में चुपचाप वॉचमैन को बोल नाम निकाल लेता था लिंक्डइन से, बोलता था इनसे मिलने जा रहा हूँ, घुसता था अंदर, हाथों हाथ रिज्यूम देके आता था। मैंने कम से कम ऐसी 25 से 30 कंपनी में खुद गया हूँ। कॉर्पोरेट ऑफिस में घुसना अंदर इज नॉट वेरी इजी अनलेस आप उस कंपनी में काम करते हो। एब्सोल्युटली, आपको बाहर फेंक देंगे, जिसको बोलते हैं गेटकीपर ब्रेक करने का आर्ट। एग्जैक्टली, वहां मैंने सीखा अपने आप को बेचते कैसे। सबसे पहला डोर है वॉचमैन को कैसे कन्विंस करते हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ या मैं यहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो वहां मैंने सीखा कि वो एक आर्ट है। 2-3 बिल्डिंग में पकड़ के बोल भी दिया, नहीं यू आर नॉट इनवाइटेड, प्लीज गो, तो वो वॉचमैन ही भगा देता था बाहर से। बट जिन कंपनीज में दिया उनमें से एक कंपनी का रिप्लाई आया, वो थी नाइट फ्रैंक, वन ऑफ द टॉप आईपीसीज इन द वर्ल्ड। उससे आया रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स आने के बाद में मैं गया इंटरव्यू देने, एंड इंटरव्यू देने के बाद में पता चला कि उनको कैंडिडेट पसंद है, एंड दैट वाज जनवरी। कोविड ऑलरेडी इंडिया में पहला केस डिटेक्ट हो गया था जनवरी 2020, एंड मैं कॉलेज में ही था। अब सबकी प्लेसमेंट्स तो कॉलेज के थ्रू ही, ये मेरा पहला था जिसकी प्लेसमेंट मैंने बाहर से ली, एक्सटर्नली ली, एंड दैट पैकेज वाज फर्स्ट पैकेज 5.5, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया। 5.5 एलपीए मिल गया। मैंने तो 5 मांगे तो उन्होंने 5.5 दे दिए, और क्या चाहिए। उससे मतलब उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ पहुंच गए भाई, खुद से लिए ना, प्लेसमेंट तो नहीं ली, तो वो अलग ही। और वैसे एवरेज पैकेज 8.5 का कॉलेज में लगा हुआ था, ऐसा नहीं लगा था। और वो अपन एकदम टॉप पे सब। फिर जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया कि मेरा हो गया प्लेसमेंट, आई एम आउट ऑफ दिस प्लेसमेंट, मुझे नहीं चाहिए तुमसे प्लेसमेंट, ऐसा मैंने बोला कॉलेज को, तो ये बात बाहर मार्केट में फैल गई। कौन? अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को। तो जो जेलस होती रहा, वो देख के मजे आ जाते हैं यार कि साले। और जिनने किसी ने तो आईपीसी में, वहाँ वही नाइट फ्रैंक में किसी ने वो भी किया था इंटर्नशिप, लेकिन स्टिल वो लोग को जॉब नहीं मिली। तो लोगों ने ये भी बोल रहे थे, अबे मेरे एक दोस्त था, उसको बोला तू तो इसी कंपनी में इंटर्नशिप करके आया, तुझे जॉब नहीं मिल रही, उसको मिल गई। तो वो सुन रहे हैं पर अपने को मजा आ रहा है। थोड़े दिन के मजे थे। पता चला मार्च में मेरी ज्वाइनिंग थी, फेब में कंपनीज ने सारी हायरिंग फ्रीज कर दी। अरे बाबा, ये टेंशन आ गया। सारी हायरिंग फ्रीज में जो बच्चे प्लेस हुए थे कॉलेज से, उन सबकी हायरिंग रिवोक हो गई। आप मानोगे बच्चे रो रहे थे। एब्सोल्युटली रिवोक हो गई, मतलब अब उनको हायरिंग का कोई आइडिया नहीं है कि मुझे हायर करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छे टॉपर बच्चे, सबकी हायरिंग रिवोक हो गई। अब मैं डर रहा ये था कि अब इनकी रिवोक तो हो गई है, अब मैं बचाऊं। सो आई वॉज नॉट इन्फॉर्म बाय द एचआर कि आपकी हायरिंग रिवोक हुई है। मैंने मार्च में ज्वाइन किया, जस्ट बिफोर 2 days ऑफ द लॉकडाउन, एंड बाय द वे आई देन ऑफिशियली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गेट इनटू अ जॉब।
That's where मैंने देखा कि नसीब का क्या था। मैं Absolutely. पहला नहीं था, लेकिन मैं पहला बन गया क्योंकि गया। सिचुएशंस वैसी बन गई थी। तो ऑफिशियली जो मैंने बोला था वो एक्चुअली हो गया। एंड दैट वाज आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स, उस समय का बैच। 450 स्टूडेंट्स में से पहला बच्चा। वो जो होता है ना, कभी क्या कहावत होता है ना कि माँ सरस्वती गले में बैठ जाते हैं, ऐसा वाला कहानी। एग्जैक्टली वही हुआ। मतलब उस समय कि यार जब मैंने बोला था तब मैंने भी नहीं सोचा था राइट कि यार होंगे ऐसे इतने धुरंधर बच्चे आए थे। सो अब हो गया, ज्वाइन कर लिया फर्स्ट डे पे। एंड मैंने कॉलेज से परमिशन ली थी कि नाउ हियर ऑनवर्ड्स आई विल नॉट जॉइन कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में ऐसा था लास्ट सेम में जिसको प्लेसमेंट मिलती है वो कॉलेज इंटरमीडिएट ही अटेंड कर सकता है। मैंने परमिशन ले ली, मैंने ज्वाइन कर ली कंपनी। I joined at 9th March and I remember 11th या 12th मार्च से या 13th मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया। Yes, इंडिया का ऑफिशियल लॉकडाउन, हार्डली 2 days बैक। और वो भी बीच में सैटरडे संडे था, इसलिए वर्किंग डे देखोगे तो एक्चुअली 2 days, ऐसा 3-4 दिन था। ज्वाइन कर लिया और जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ हम सब कंपनी को, हम सब वर्क फ्रॉम होम पे आ गए। और उसने भी जिन जिन लोगों को हायर किया था मेरी कंपनी ने भी उन सबके रिवोक कर डाले। So it was just the joining date जहाँ खेल गया, ज्वाइन किया। एंड दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज एंड वन ऑफ द गुड डिसीजंस जो मैंने लिया। आई वर्कड देयर अबाउट 1.5 years आई बिलीव। एंड वहां मैंने पूरा मुंबई इनफैक्ट पुणे भी, मुंबई पुणे का एक्सपीरियंस जो मिला है, मतलब लिटरली हम लोग रिसर्च करते थे तो हमें गाड़ियां दी जाती थी, फॉर्च्यूनर या बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती थी टू लुक लाइक एन इन्वेस्टर। हम मार्केट में जाते थे, लैंड डील्स पता करते थे कि क्या है। सो आई विल टेल यू हाउ दीज कंपनीज वर्क ब्रॉडली। ये है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मतलब ये है तो एक टाइप के ब्रोकर, but they should not be called as broker because they have multiple services to offer. एक evaluation service जो broker नहीं देता, उनके पास authority है साइन करने की, उन्होंने लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इंटरनेशनल लॉज फॉलो करते हैं वो, RICS रेड बुक करके है वो फॉलो करते हैं। सो ये उनके पास अथॉरिटी है साइन करने की। सो एक वैल्यूएशन है, कंसल्टिंग करते हैं वो, ब्रोकर्स कंसल्टिंग नहीं करते। तीसरा वो लोग कमर्शियल लीजिंग करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस के साथ में जो डील है ना ब्रोकर्स के थ्रू नहीं होती। फेसबुक को कोई ऑफिस चाहिए, he'll not go to a सड़क छाप broker. Yes, absolutely. He'll come to big companies like IPCs, like Knight Frank, CBRE, इनके पास आते हैं, बोलते हैं हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अब हमें ऑफिस भेज दो। फिर वो इनके थ्रू हमारे पास जो भी डेटाबेस है हम चेक करते हैं डेवलपर के पास में, आपके पास माल है क्या, हमें 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस चाहिए, तो फिर वहां से हम डील करवाते हैं, इनकी डील करवाते हैं और बदले में हमें कमीशंस मिलते हैं दोनों तरफ से कंपनी को। यानी सो ऐसा बिजनेस मॉडल है। वैल्यूएशन सर्विसेज तो मैंने ऑलरेडी बताया कि वैल्यूएशन सर्विसेज बेसिकली होती है कि बैंक्स को जब फंड्स रेज करने होते हैं तो वो कंपनीज के पास आते हैं, बोलते हैं आप सर्टिफाई करो कि इनको इतना बैंक लोन रिलीज होना चाहिए, क्योंकि उनका कितने का काम हुआ है, वो काम का इवैल्यूएशन हम करेंगे। उनका जैसे लेट्स से 40 करोड़ का काम हुआ है तो वो उसको 40 करोड़ ही मिलेंगे फंडिंग के ट्रेंच। तो आप सर्टिफाई करो हाँ 40 करोड़ का काम हुआ है, बिल्डर ने सही क्लेम किया, आप दे दो, क्योंकि अब सब गारंटी हमारे पे आ गई है, हमारी रिपोर्ट पे। कल को जाके फंस जाए, जैसे आपको याद होगा EY ने स्कैम किया था सत्यम कंपनी का, आपको पता होगा उस समय, यू मस्ट बी एक्टिव। सो उसमें स्कैम क्या किया था, उनके जितने भी खर्चे होते थे सत्यम के, वो खर्चे वो दिखाता था एज सैलरीज, एज एक्सपेंसेस, और बदले में वो एक्सपेंस अपने प्रॉफिट्स को ऐसे एक्सपेंस के थ्रू डाइवर्ट करता था शेल कंपनीज में, एंड देन वो फर्दर अपने पर्सनल उसमें ले लेता था, एसेट्स बना देता था वो। सो ये सर्टिफाई कौन करता था, ऑडिट होते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के, सारी कंपनीज के ऑडिट होते हैं और बड़ी बिग फोर्स ही करती है, स्पेशली लाइक कंपनीज लाइक सत्यम एंड ऑल ऑफ दैट। सो EY ने सर्टिफाई किया था, दैट्स व्हाई EY का जो लाइसेंस है वो रिवोक हो गया था फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि उनकी रिपोर्ट पे कि उनका फाइनेंशियल्स करेक्ट है और उनकी रिपोर्ट पे वो सेंसेक्स और इस पे सेबी को अपने नंबर्स देते थे। कोई भी नंबर्स आप ऐसे नहीं दे सकते, अगर आपकी कंपनी है सेबी को नंबर्स ऑडिटेड कंपनी से चाहिए, वो भी जो अथॉरिटी वाले ऑडिट कंपनीज है, किसी भी CA से नहीं हो सकता, आपके टर्नओवर बेस्ड है, तो एक बड़ी कंपनी ही दे सकती है आपका ऑडिट। वैसा उनका झोल था। तो अभी अगर हमने कोई ऐसा झोल किया, मान के चलो कि हमने किसी बैंक को बोलते 40 नहीं 80 करोड़ का काम हुआ है, तो हमारे बेस पे वो 80 करोड़ रिलीज कर देगा, और पता चला वो 80 में से 40 उसका खर्चा हुआ है, 40 लेके भाग गया, तो हम लोग जेल में, द पर्सन हु साइंस वो भी जेल में। सो इसलिए
हम लोग वी यूज्ड टू वैल्यू प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। सो ये वैल्यूएशन सर्विस होगी। कंसल्टिंग सर्विसेज में आता है। कंसल्टिंग सर्विसेज बिल्डर हमारे पास क्यों आए? तो हमारे पास एक्सपर्टीज है, लाइक पीपल हु हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। हम लोग जैसे यंग लोग हैं जो रिसर्च करते हैं कि यहाँ क्या बनाना है। लेट्स से फॉर XYZ मुंबई में किसी को एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, तो लैंड तो बचानी है, अब बचे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो कैसे आप इवैल्यूएट करोगे? तो बेसिकली हम लोग जैसे लोग मार्केट में जाते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल ले लो बांद्रा लोकेशन का। बांद्रा लोकेशन में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट किसी को लॉन्च करना है, वो हमारे पास आया, ले भाई मेरा लैंड ये है, ऑलमोस्ट आधे एकड़ का लैंड है, वहाँ लैंड तो बड़े बड़े नहीं है, आधे एकड़ का लैंड है, मुझे यहाँ क्या बनाना है बताओ। तो हम रिसर्च करेंगे कि वहाँ कौन सी सप्लाई ज्यादा है, किसकी डिमांड ज्यादा है, क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है वहां, कितने टाइम में हो रही है। तो हम ये पूरी रिसर्च करके कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी होती है जिसपे आपको पता चलता है कि आपका मेरा घर बिका है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है कहीं। एंड दोज आर फ्री, बाय द वे, आप भी देख सकते हो। मेरा घर अगर यहाँ बिका है तो आप सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इंडेक्स 2 होता है अपने घर का भी, तो वो इंडेक्स 2 अपलोड होता है। एंड मैं मान के चलता हूँ डियर, एंड आज भी ये मेरा कन्विक्शन है, nobody is my competitor. I am the only competitor for my own self. मैं ही हूँ, मैं आपको स्टॉप कर सकता हूँ, मैं अपने आप को, मैं ही हूँ जो मुझे एक सबसे ऊपर तक मैं लेके जा सकता हूँ। बिकॉज जब तक मैं खुद के ऊपर काम नहीं करूंगा मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ? दैट इज द लास्ट वर्ड। तो मेरा कंपटीशन दुनिया के साथ है ही नहीं, एंड मैं कंपटीटर मानता भी नहीं। आई बिलीव कि आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड। जो मैंने कल किया है उससे बेटर मुझे आज करना पड़ेगा, कल उससे बेहतर करना पड़ेगा। दैट्स इट। अग्रीड। ऐसा अगर मैं फॉलो करूंगा ना, मुझे दूसरी की सक्सेस को देख के जेलस भी नहीं लगेगा, ना मैं अपने आप को कभी इनसिक्योर फील करूंगा। डेफिनेटली। एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी। डेफिनेटली। एंड मुझे वही चीज चाहिए, यही एटीट्यूड एक्चुअली होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि इनफैक्ट ये एटीट्यूड ही रखना चाहिए। एज शाहरुख खान आल्सो सेज द सेम थिंग एग्जैक्टली। मैं अपने आप को जब सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ मैं बेस्ट हूँ। आप नहीं हो, मतलब ऐसा उसने खुद बोला, मुझे पता है मैं बेस्ट नहीं रहूंगा, मुझसे 10 गुना 100 गुना टैलेंटेड लोग, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के नहीं उठोगे तो आप अपने बेस्ट को बेस्ट नहीं बना पाओगे। मतलब बोला, अगर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं चांद पे जा सकता हूँ तो आप मतलब आप 10वें 20वें माले तक भी नहीं पहुंच सकते। That's what he said, exactly his words, कि आप चांद का नहीं सोचोगे कि मैं बेस्ट हूं, मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो आप उस लेवल तक भी नहीं आ पाओगे जो एक्चुअली एवरेज से ऊपर है। अब ये सोचोगे मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। एब्सोल्युटली विजन लेके जाना ही पड़ेगा आपको, और अपने आप को ये सही बोला आपने कि कंपटीशन मेरा कोई नहीं है। अंदर से पता है आपको ये सब मेरे कंपटीशन, लेकिन अगर आपके दिमाग को ये नहीं फीड करना आप बेस्ट हो, आपको बस अपने आप को हर टाइम अपग्रेड करते रहना है, दिमाग में भी और एक्चुअल में लर्निंग में भी। तो वो बेस्ट वर्जन है आपका। एंड दैट आई आल्सो फील कि वो चीज वर्कड फॉर मी आल्सो, कि मेरे से बेस्ट लोग थे ना, मुझसे पहले लोग हुए ना, आई नो मुझसे बेटर है, आई नो। और ऐसा कोई दुनिया में नहीं होगा कि जिसको अपने से बेटर कोई नहीं लग रहा यार, सबको पता है, लेकिन आपको पता है वो बेस्ट है, मैं उससे थोड़ा बेटर हूँ, ऐसा दिमाग में लाना पड़ेगा। और उसकी वजह से तुम मेहनत भी करोगे कि यार वो तेज है तो मुझे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी उसके लेवल से ऊपर जाने के लिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि दिमाग में अपने आप को चैलेंज कर चुका हूँ कि वो बेस्ट है, अब मुझे इससे थोड़ा बेटर होना है। एब्सोल्युटली। वो दिमाग, वो एटीट्यूड, इट वर्क्स। आई एम टेलिंग यू सर, सीरियसली बता रहा हूँ, वो काम वो वैसा ही काम करता है। फिर आप देखो, आप कहीं भी इंटरव्यू जा रहे हो, आपको पता है आप सिलेक्टेड हो, वो एटीट्यूड में बैठो आप। मैं आपको इनफैक्ट ये भी बताते जाऊंगा कि जब मैं आगे कंपनीज में आया, मेरा पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज हुआ। कैसे मैंने सीनियर मैनेजमेंट के पास काम करने लगा मेरी नेक्स्ट जॉब से। एक चीज तेजेश, ड्यूरिंग योर इंटरेक्शंस विद यू, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो खासियत, जो वाला पार्ट, ये जो होता है ना, जॉब मार्केट में नहीं, ये बात नहीं है, जॉब है। देखो, 2 तरीके से सिलेक्शन होता है। एक कंपनी की जरूरत है, कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आउट करता है कि भाई मुझे जरूरत है, आप आ जाओ, आपकी मेरिट चेक करेंगे, एंड उसके बाद सिलेक्शन। करेक्ट। दूसरा, आपके पास इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा है ना, आप कंपनी तक जाके पहुंचो, जाके बताओ मुझे जरूरत है जॉब की, एंड आई एम रेडी। आप मेरे स्किल को चेक करो, इफ यू थिंक सो दैट आई एम सुटेबल फॉर यू, सिलेक्ट मी, सेलेक्ट कर लो, एंड दैट यू हैव डन इट। कि भाई मुझे कॉल नहीं आ रहा था, चलेगा, मैं 25 कंपनी में जा रहा हूँ, मैं जाके अपने ऑफर लेटर दे के आ रहा हूँ, सॉरी रिज्यूमे दे के आ रहा हूँ, कि हर कंपनी में जा रहा हूँ, रिज्यूमे दे के आ रहा हूँ, भाई मैं खाली बैठा हूँ, आप मुझे ले सकते हो, तुम्हारी जरूरत है क्या?
वो बंदा अच्छा ठीक है, हाँ मुझे एक बंदे की जरूरत था, चलो आपने जाके वहां पर जाके स्टार्ट कर दिया। इनिशियल स्टेज में नेगोशिएट भी नहीं किया पैकेज सैलरी एंड ऑल। नॉर्मली नाउ आई कैन गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल जहां पर बच्चे मोस्ट ऑफ द जगह में फंस जाते हैं। एचआर पूछता है उसको सबसे पहले गो थ्रू योर प्रोफाइल, अच्छा आपने बता दिया अपने बारे में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। कॉमन क्वेश्चन है, सबको पूछा जाता है इमीडिएटली, सर आई एम लुकिंग फॉर 30 to 40% ऑफ सैलरी ग्रोथ। ओके, इससे ज्यादा भी मिल सकता था लेकिन तुम ट्रैप में फंस रहे हो, पहला चीज। दूसरा, विदाउट प्रूविंग योर स्किल सेट हाउ यू कैन नेगोशिएट द पैकेज। आपका तो इंटरव्यू हुआ भी नहीं है, अरे भाई अभी तक तो फर्स्ट राउंड में चल रहा था, एचआर आपके बारे में जानना पहचानना शुरू किया, आपने तो पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिया तुमने। एंड उसी जगह में कुछ जगह में सीनियर मैनेजमेंट जो होता है ना, जिसके पास पैकेज बजट सब है ना, वो सबसे बोलेंगे बेटा तू जा तू बाहर जा। सूप ऑर्डर किया है, सूप पीने से पहले तुम उसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर रहे हो बैठ के, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो स्पाइसी है या नहीं, उसमें नमक की जरूरत है या नहीं है, तुमने सबसे पहले ऐड कर दिया। तो ऐसा अगर प्री जज वाला मैनेजर रहेगा तो उसको तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना, है उसको मैनेजमेंट निकाल ही देंगे। तो इंटरव्यू देना कैसे है ना, ये चीज भी पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली। तो दैट इज लाइक यू नो, वहां पर आता है लाइक यू नो गाइडेंस, वहां पर आता है आपका एक्सपर्ट का एडवाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी करियर, ऑब्वियसली तुमने करियर बनाया है अपने हाथों से बनाया, यू नो 5 साढ़े 5 के, मैं अगर बोलूँ 7,500 की सैलरी से स्टार्ट होके 40 लाख के पैकेज में पहुंचना, मतलब यू हैव बिल्ड योर करियर। सेशन में जब मैं कभी कभी लोगों से बात करता हूँ, यू नो 2 चीज होता है, एक यू नो करियर आपको चूज करता है, दूसरा आप करियर को चूज करते हैं। अगर आपने करियर को चूज किया है ना बेटा, यू कैन बिल्ड योर करियर डेफिनेटली। बट करियर ने अगर आपको चूज कर लिया तो फिर आप खत्म। ये जो यू नो 10 साल 12 साल 15 साल के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 40-50 हजार की सैलरी में स्टक हो जाते हैं। एक तो मार्केट के बारे में अपडेट नहीं होते कि मार्केट कौन से सिचुएशन में कौन से डायग्राम में मूव कर रहा है, डेफिनेटली मार्केट में कैपिंग क्यों लगता है। एक सर्टेन डोमेन में डियर एक एसोसिएट प्रोफाइल में सैलरी नहीं मिलेगा, एक सच्चाई है। हाईएस्ट जा सकता है 50-60 हजार, डेफिनेटली, बिकॉज फ्रेशर तो मुझे 15-16 हजार में मिल रहा है ना, तो मैं 50-60 हजार तक स्टॉप कर दूंगा। जो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए एक प्रोसेस में, नॉर्मली अगर तुम नोट करके देखोगे, अगर 500 बच्चे काम करते हैं ना, 500 बच्चे के अंदर नॉर्मली 100 बच्चे रहेंगे एक्सपीरियंस, बाकी मिक्स एंड मैच। वो जो क्रिकेट मैच होता है ना, 4 एक्सपीरियंस बैट्समैन को लेके खेलेंगे, बाकी 4 नॉन एक्सपीरियंस्ड जो यंग ब्लड जो ताबड़तोड़ आके बैटिंग करेंगे, रन रेट को ऊपर चढ़ाएंगे। अगर मैच फंस गया तो वहां पर राहुल द्रविड़ जैसा आके मैच को आराम से निकालेगा, मैच को संभालेगा। ऐसे तो प्लेयर्स की जरूरत पड़ता है। तो कॉर्पोरेट भी ऐसे ही चलता है कि भाई मैंने एक्सपीरियंस बंदा उठाया जिसको मैं 60 हजार का 50 हजार की सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने कुछ इन एक्सपीरियंस बच्चों को लिया, वो एक्सपीरियंस के साथ बैठेगा, गाइडेंस लेगा, ट्रेनर रहेगा, टीम लीडर रहेगा, वो बैठ के ट्रेन करेंगे, वो 15-16 हजार में वो परफॉर्मेंस देके जाएगा जो मुझे प्रोसेस को प्रॉफिट में लेके आएगा। डेफिनेटली। सो ये बैलेंस एंड एक्ट वाला गेम है। एंड और कुछ सर्टेन डोमेन में अगर मैं बात करूँ जहां पर पैकेज कभी क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, मैं स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट लाइक यू नो कुछ ऐसे डोमेन्स है। डोमेन कौन सा है? एज लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, या फिर नॉर्मल जो सर्टेन डोमेन्स है। इस डोमेन के एक ऐसा है कि 2% बच्चे ऐसे रहेंगे जिनकी पैकेज हमेशा मोर देन लैक्स होगा, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी, दे आर वर्किंग फॉर दैट कंपनीज ग्रोथ। उनका इंटेंशन ऐसे ही है एंड वो काम करते हैं एंड उसी के लिए कंपनी उसको पे करता है उस लेवल पे। जो भी बच्चा कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेगा उसको कंपनी टेक केयर करेगा ही करेगा, एक सच्चाई है। दूसरा, 98% बच्चे जो नॉर्मली कभी कभी होता है, जो ऑडियंस को बुरा लगेगा, सच्चाई ये है कि भाई तुमने अगर तुम्हारा EMI, पेट पालने के लिए, बच्चे की स्कूल की फीस, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस के लिए काम करोगे तो उतना ही सैलरी मिलेगा। सच्चा है वो ही है। डेफिनेटली, ठीक है। यू नीड टू बी लाइक मैड अगर आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उस सर्टेन डोमेन में ऐसा सैलरी ग्रोथ 98% बच्चे के लिए हमेशा सैचुरेटेड क्यों होगा। अर्ली 2000 में जो चीज हो रहा था ना, आई बिलीव सो 90s में, पोस्ट 90s के बाद इंडियन मार्केट ओपन हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन का जो उस टाइम पे आई बिलीव सो, यस, मनमोहन सिंह जी अपना फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पूरी मार्केट को ओपन कर दिया, दुनिया यहाँ पर आए। अब उस टाइमिंग में उनको अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश करना था इंडिया में, जो भी फॉरेन कंपनीज है। तो उन लोगों ने टारगेट कहाँ पर किया है?
बिजनेस सेट होने के लिए कुछ चीज चाहिए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, मैन पावर, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज नॉर्मल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो कहाँ पर मिल रहा था? सारे मेट्रो सिटीज में, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद हो सकता है, दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, ये सारी है। नोएडा तो बाद में डेवलप हुआ, गुरुग्राम वगैरह उस टाइम पे। नाउ ये सारे ऑलरेडी वर्ल्ड कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्किल्ड मैन पावर। ये जो छोटे छोटे शहर से बच्चे उठ के जॉब के लिए कहाँ पर जा रहे थे? बड़े शहर में, बड़े शहर में। जैसे मैं भी उठ के आया था, मैं तो मालदा से उठ के पुणे में आया था ना, बिकॉज मुझे नौकरी चाहिए था। अब मुझे उस टाइम पे नौकरी तो मिल गया बिकॉज मैं स्किल्ड एम्प्लॉय के अंदर में आता था, या फिर बाकी लोगों को भी ऐसी ही नौकरी मिला। लेकिन आज अगर तुम नोट करोगे ना, अर्ली 2000 में जो बीपीओ लीड जनरेशन वाले कंपनीज में जो बूमिंग आ रहा था सिटी एरिया में, बिकॉज स्किल्ड मैन पावर इकट्ठा हो रहा था सिटी एरिया में, टीयर 1 सिटीज में। आज उस पर्टिकुलर डोमेन का ना एक सराउंडिंग है जहां पर 4 to 5 और 7% तक मैक्सिमम प्रॉफिट जाता है उस डोमेन में, बीपीओ, बैंकिंग वगैरह में, जो कॉल सेंटर वाला डोमेन जो काम करते हैं। इनको देख रहे थे, ये तो देख रहे कि अरे भाई एक सर्टेन टाइम के बाद स्किल मैन पावर जो है, जो एक्सपीरियंस लेते लेते जा रहा है, 50-60 हजार की सैलरी तक पहुंच रहा है, अब मैं उससे ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, पहला चीज। दूसरा, सेम सॉर्ट ऑफ लाइक स्किल्ड मैन पावर जो अर्ली 2000 में मुझे चाहिए था, अब मुझे टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी मिल रहा है। बिकॉज आज जब सिटी में, अपनी सिटी में विजिट किया, वहां पर 2 बच्ची मेरे बाजू से जा रही थी, आई बिलीव सर 9th-10th में पढ़ती होगी। इंग्लिश कम्युनिकेशन इट वाज सुपर्ब, और मुझे लग रहा था मेरा कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं उसके सामने। वहां पर भी आज कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सब कुछ है। वहां के बच्चे भी तो स्किल्ड बन चुके हैं ना आज। उसको भी आज कंप्यूटर आता है, उसको भी लैपटॉप चलाना आता है, सब कुछ आता है। तो कंपनीज क्या कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे शहर में जाके अपनी कॉल सेंटर वगैरह डाल रहे हैं। लखनऊ में जा रहे हैं, वाराणसी में जाएंगे, इंदौर में जाएंगे, भोपाल में जाएंगे, नासिक में चले जाएंगे। यहाँ पर वही 10-15 हजार की सैलरी जो 20 साल पहले देते थे, उसी स्किल सेट में सेम मैन पावर उनको मिल रहा है, सेम पे स्किल्स में। करेक्ट। तो ये लोग मेन हेड ऑफिस जो बना रहे हैं ना, दैट इज पुणे, मुंबई, बैंगलोर, जहां पर क्लाइंट आते हैं विजिटिंग के लिए वहां पर। करेक्ट, बट मेन ऑफिस जहाँ काम चल रहा है वो टीयर 2, हाँ, मतलब शोरूम उधर है मेरा, गोडाउन मैंने कहीं पे और जगह पे और है। ओके। तो आज जाके तुम माथा पच्ची करोगे बैठ के, मेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ा, मेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है। मार्केट को तुमने कभी स्टडी नहीं किया, तुम सिर्फ एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी जाने की तैयारी कर रहे हो, सेम डोमेन में सेम स्किल सेट के। आपको लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर बैठ के मैं बैक ऑफिस में काम कर रहा था, आज मैं XYZ एक कंपनी में, कल जाके मैं एक जाऊंगा, ये एक्सेल में मुझे 10% का, 15%, 20% का हाइक मिलेगा, फिर में जाना है जाके और 15-20%। लेकिन उसके बाद तुम बोलोगे सर मुझे या फिर ऐसी कंपनी में और वैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम तो इस कैपिंग में पहुंच चुके हो। कभी कभी अक्सर नोटिस करके देखना तेजस, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर HR सडनली बोल देता है ये जो तुम्हारा सैलरी, इसमें हम लोग 2 मैन पावर और हायर कर सकते हो, व्हाई आई शुड हायर यू। और बच्चे उस टाइम पे ब्लैंक हो जाते हैं, बिकॉज तुमने अगर उस डोमेन में उस स्किल सेट को डेवलप किए होते हैं जहां पर टॉप मैनेजमेंट में जा सकते थे, या फिर मार्केट डिमांड के हिसाब से स्किल को अडॉप्ट कर लिए होते हैं, बिकॉज तो फिर जाके तुम डिमांड कर सकते थे, बिकॉज मैं यूनिक हूँ, मेरा स्किल सेट वैसा है, मैं तुम्हारा प्रॉफिट के लिए एक चीज करके दे सकता हूँ, दैट विल लाइक यूनिक थिंग्स। नाउ तुमने जो स्किल सेट को डेवलप किया, इट्स वेरी यूनिक थिंग। नॉर्मली अर्ली जैसे 2010, 11, 12 इस टाइम पे 2 डिग्री मार्केट में एकदम बूम था, एकदम शादी के मार्केट में भी बूम था, करियर में भी बूम था। एक MBBS, दूसरा इंजीनियरिंग, बात खत्म। डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, अपने घर में भी एग्जांपल वही मिलता है। ट्रू, ऐसे ही। डॉक्टर बनो, इंजीनियर। आज बोलोगे ना इंजीनियर, बोले घर घर में मिलेगा बेटा। हाँ, अब वो चाम खत्म हो गया है, चाम खत्म हो चुका है। एंड धीरे धीरे आई बिलीव सो डॉक्टर की भी जो रिकॉर्ड, मतलब सो सॉरी, डॉक्टर प्रोफेशन इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस, बट आज डॉक्टर के प्रोफेशंस में भी शायद उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पहले जो हुआ करता था, बिकॉज उस टाइम पे शायद गांव में एक ही डॉक्टर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ। अभी तो गली गली में डॉक्टर मिल जा रहा है, राइट ना, बिकॉज हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस इतना है, 1000 नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो रहा है एवरी ईयर। एंड सबसे बड़ी बात है जो अच्छे डॉक्टर बन भी रहे हैं शायद बाहर चले जा रहे हैं, ये भी एक कहानी है। एंड गांव में तो कोई डॉक्टर्स आज जाना नहीं चाहते, उनको सिटी एरिया में रहना है। सिटी में इतनी गली गली में आपको डॉक्टर्स देखने के लिए मिल जाएगा आपको, धीरे धीरे। एंड वहां पर भी इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत हाई है ना, आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपको उस
पहले तो फीस इतनी है, उसके बाद में नो कैपिटेशन फी, एब्सोल्युटली, बिकॉज सी हम लोग कितना भी बोल ले, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ करप्शन कल भी था, आज भी आज भी आगे भी भी रहेगा, रहेगा। कम या ज्यादा खत्म तो यही तरीके तो कहानी है। हाँ। आप अगर बोलोगे सर मेडिकल जैसे फील्ड में मैं जाऊंगा एंड वहां पर मैंने वो नीट का एग्जाम्स दिया है, डॉक्टर बनना था, मैं रैंकिंग में आ गया एंड मुझे गवर्नमेंट जॉब सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, नहीं है। एंड उसके लिए भी तो बहुत सारे ताम झाम चलता है। गवर्नमेंट चाहता भी, अगर मैं बोलूं नाउ ये कंट्रोवर्सी हो सकता है, मैं सोचता हूं कि हाँ गवर्नमेंट चाहता भी है कि एक फेयर तरीके से एग्जाम्स हो, राइट, लेकिन बीच में तो बहुत सारे बिचौलिए भी है ना उस पेपर को लीक करने के लिए। हाँ डेफिनेटली, ये तो है कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं पे तो लूप फॉल्स है, राइट। अब वो लूप फॉल्स के चक्कर में ये लोग रैंकिंग सेट करने के चक्कर में तो यही सारी चीज कर रहे हैं ना, मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। अब ना हो किसी को अगर डॉक्टर बनना है, मान लो कि उसका नीट का इस बार ऐसा सीन हो गया, भाई उसको जाना है प्राइवेट कॉलेज में जाना है, 2 करोड़ का अमाउंट देना है, उसका सीट बुक हो जाएगा, बात खत्म। वो मैनेजमेंट डिसाइड कर लेगा, उसके रिजर्व कैटेगरी से देगा, मैनेजमेंट से देगा या फिर सीट बढ़ा के देगा, जो भी है उसके लिए जो जो प्रोविजन जरूरत है वो कर लेगा। 2 करोड़ का डोनेशन, सीट कंफर्म्ड, डॉक्टर बन के बाहर आएगा, तो भाई उसके बाद वो 2 करोड़ का अमाउंट तो निकालना है। तो डोनेशन के फीस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो रेगुलर फीस तो अलग है। तो डॉक्टर बनने के बाद वो किडनी नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? सैड रियलिटी। उसने दिया है ना भाई, 4 करोड़ खर्चा किया है उसके पीछे, रिकवर तो करना है ना। उसकी पहले ही जो वो प्लेज वगैरह है तेल लगाने, पापा ये बोलेंगे बेटा मैंने तुझे डॉक्टर बनाया था, 5 करोड़ खर्चा करके दिया, अब अगर तेरी शादी भी करवाना है ना अच्छी जगह में, ऐसी जगह में करूंगा जहाँ पर दहेज भी जबरदस्त मिले। वो बेटी भी वैसी आएगी जो दहेज देने के लिए, या फिर डॉक्टर ही लेके आ मेरे घर पे, बहू भी डॉक्टर ही बना, दोनों मिलके कमाओगे। अब तुम आज के डेज में कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई भी हॉस्पिटल में नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है ना, उसको सिजेरियन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, बिकॉज उनको पैसा चाहिए। दे नेवर ट्राइड फॉर दैट लाइक नॉर्मल वाला प्रोसेस नहीं। वही चीज अगर हार्ट का थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना, इमीडिएटली प्रेस मेकर लगाना पड़ेगा आपको, उसके लिए इतना का खर्चा है। जो नॉर्मली कोई भी इंसान के हार्ट के अंदर 20%, 10%, 30% ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने इतनी पैनिक क्रिएट करके देंगे, उसको बोलेंगे बेटा अभी की सर्जरी कर ले वरना अभी के अभी तू मरने वाला। तो बीवी क्या करेगा, गले का मंगलसूत्र रख के बोलेंगे बेटा पहले करवा दो ऑपरेशन, मेरा हस्बैंड तो बचना चाहिए। बिजनेस है ना। एंड ये जो चीजेस है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने इतना पैसा दे चुके हो, इतना पैसा देके आपने डिग्री लिया, नॉलेज लिया ना, अभी तो आपको कमाने का टाइम है। एंड सी डॉक्टर प्रोफेशंस में भी ऐसे ऐसे मैंने कुछ डॉक्टर्स को मैंने देखा है, दे आर लाइक सो बिजी 24/7 एज लाइक दैट। एक दिन में 10 हॉस्पिटल में जाके 10 ऑपरेशंस करना है। मतलब वो सिर्फ ऑपरेशंस करके ऐसा ना, अगर मैं बोलूँ ना किडनी काट के निकाल देंगे, उसके बाद सिलाई करने के लिए बोलेंगे भाई जा तू सिलाई कर, मैं निकल रहा हूँ अभी, मेरा काम हो गया। ये कहानी है। वरना एक डॉक्टर एक दिन में 20-20 ऑपरेशंस कैसे कर सकता है? इतना तो इसका टाइम भी नहीं है। नहीं ना, लेकिन वो फीस तो चार्ज करके चला जाएगा ना। सुनने के लिए बहुत बुरा लगेगा, डॉक्टर वाले अगर सुनेंगे ना तो दे विल फील इट कि क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, तो केस भी कर सकते हैं। तो विप्लव मंडल को कल जाके वहां पर जाना पड़ेगा। लेकिन नोटिस करके देखो जनरल चीजेस क्या है। मैं किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, दिस द प्रैक्टिकल फैक्ट एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, प्रोफेशंस चूज करोगे नाउ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई उतना पैसा अगर डालना है, कोई भी प्रोफेशन रेस्पेक्टेड है, डॉक्टर चाहिए अपने देश में, क्यों नहीं चाहिए? डॉक्टर्स तो लाइक भगवान की दूसरे रूप है, हम लोग पहले बोलते हैं। डेफिनेटली, बट सिस्टम ही ऐसा बन गया है आसपास कि वो दे डिस्पाइट बीइंग अ नोबल प्रोफेशन उनको कमर्शियली एक्ट करना पड़ रहा है। अब एजुकेशन सिस्टम भी तो कमर्शियलिस्ट है पूरा। वो तो अब तो पूरी एजुकेशन में तो नाउ इट इज नॉट एज इट यूज्ड टू बी बैक देन कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ अच्छे बच्चे को ट्रेन किया जाता है। नाउ इट्स ऑल बिजनेस। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में बैठ के ये चीज बताया है, और नहीं बोला है कि आज के डेज में पहले एजुकेशन होता था, दैट इज लाइक शिक्षा के मंदिर, सेवा, ये सारी चीज। अब ये बिजनेस है। सेम गोज विथ लाइक हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बाकी जो मेडिकल इंडस्ट्री उसमें भी सेम ही है। सेम है। तो अगर एजुकेशन इंडस्ट्री
अब ऐसा नहीं कि इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली चेंजेस कर सकते हो। सबसे पहले क्या चीज कर सकते हो पता है? अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता एंड या फिर मैं अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे होता, अच्छा बेटा एक काम करो, सबकी जज जितनी भी जज है, जितने भी ब्यूरोक्रेट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, स्कूल टीचर है, प्रिंसिपल है, सबके बेटा सबसे पहले जाएंगे, बच्चे जो जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। देखो 2 मिनट के अंदर सब सुधर जाएंगे। मिनिस्टर से लेके सबके बेटों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना कंपलसरी है। इवन तुम अगर नौकरी करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो भी उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। देखो एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाएगा क्योंकि उनके बच्चे हैं ना। अब मतलब क्लियरली ये दिख रहा है डिफरेंशिएशन कि व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कूल्स, हाउ आर दे रनिंग एंड हाउ अ प्राइवेट स्कूल इज बीन रन। एब्सोल्युटली। बट वही डिफरेंस आपको कॉलेजेस में दिखेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं जाना चाहता है। वो एकदम मस्त है। वो कहानी कैसा है ना, गवर्नमेंट स्कूल टीचर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ाना चाहता। राइट ना? रीजन है क्या? रीजन यही है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम वो नहीं है। करेक्ट, वही नहीं। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन माफिया काम करेगा। गवर्नमेंट चाहेगा भी नहीं कि इसको हम लोग रेगुलाइज करें, बिकॉज इनको भी ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट आता रहता है बैकडोर के थ्रू में, तो ऑब्वियसली दे लाइक इक्वली प्रॉफिटेड हो रहा है सब कुछ। करेक्ट दैट्स इट। उसी तरह जब आप पास आउट हो जाते हो, तब आपको सबसे पहले, ऐसा मेरा मानना है कि आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, आपको XYZ का बिजनेस करना है, लेट्स से आपको ब्यूटी सैलून चलाना है, स्टिल जरूरी नहीं है आपको उसी में एक्सपीरियंस लेना है। आपको पहले बाहर निकल के जिस भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको उसमें एक्सपीरियंस लेना है। समझना है आपको कि ये काम चलता कैसे है रियल वर्ल्ड में, एंड फिर अगर आप चाहते हो आपको कुछ बिजनेस करना है, तो आपको उस फील्ड में काम करना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आप जाके ज्वाइन हो जाओ जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड अप्रोच वेयर आई फील जॉब वर्सेस बिजनेस, जैसे कई साल पहले की बात है, जब हमारे डैड की जनरेशन जो है, हमारे दादाजी, हमारे ग्रैंडफादर के जनरेशन में जॉब वर्सेस बिजनेस का माइंडसेट और करंट सिचुएशन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन वो डिफरेंट थी। बहुत पहले आपको 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए की सैलरी मिलती थी हमारे ग्रैंडफादर के जनरेशन पे, फॉर एन एग्जांपल। तब बिजनेस में मिलते थे 1000 रुपए, 2000 रुपए, अगर आपका बिजनेस चल जाता था। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम था, कंज्यूम करने वाले ज्यादा थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, कैपिटल ही नहीं था कि वो बिजनेस बना पाए, तो जिसके पास है वो राजा बन गया। फिर आया हमारे डैड की जनरेशन, जहां उनने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंपनीज ओपन अप हुई, इंडस्ट्रीज ओपन अप हुई, तो उनको अच्छी जॉब मिलने लगी। तो उनको मिलती कितनी सी सैलरी? 3000, 4000। वहां बिजनेस कमा रहे हैं 5000, 10000, 15000, स्टिल बेटर। आज का टाइम इज वेरी डिफरेंट। आज का टाइम ऐसा है कि आप एक एंट्री लेवल पोजीशन पे जा रहे हो तो आपको मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए मिलते हैं। राइट, ट्रू। थोड़े सीनियर मीडियम लेवल पे आप आ जाते हो, एक मिड लेवल पे एज मैनेजर, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, आपको 10 से 12 लाख मिलने लग गए। सीनियर मैनेजर लग गए, आपको 20 से 25 लाख मिलने लग गए। वहीं आप AGM बन गए, आपको 30, 40 लाख, 50 लाख कहीं नहीं गए। अब नाउ आते हैं बिजनेस के सेंस पे। बिजनेस का सेंस, आज अगर आपको शुरू करना है, कंस्ट्रेंट सेम है, कंपटीशन डबल ट्रिपल हो चुका है, एब्सोल्युटली। कैपिटल मिलना अगेन मुश्किल है, क्योंकि बैंक्स डोंट फंड स्टार्टअप्स इजीली। You get funding only when your business idea is very strong. नॉर्मल आप खोलने जाओ किराना दुकान, आपको कोई लोन नहीं देगा। आपको कोई भी स्टार्टअप करना है, आपको सिर्फ आइडिया पे कोई लोन नहीं इजीली मिलता है। सो मेरा मानना ये है कि स्टार्ट में आपको कैपिटल चाहिए कोई भी बिजनेस चलाना, और अगर आप जॉब कर लेते हो तो आपको पहली चीज आ रही है एक्सपीरियंस, दूसरी चीज आपके पास आ रहा है कैपिटल, जो आपको कोई नहीं देने वाला, आपको खुद ही लगाना है। अब ये दो चीज अगर आपके साथ है, तो तीसरी क्या चाहिए आपको? स्किल्स, वो आप ऑलरेडी डेवलप कर रहे हो। तो ये 3 चीज होगी, तो क्या आप तब बिजनेस बेटर तरीके से ओपन कर लॉन्च कर पाओगे, या तब कर पाओगे जब आपके पास ये तीनों नहीं है? जब तीनों चीजें तो करोगे तो बेटर है। सो तीनों चीजें तब बेटर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिजनेस में आज लॉन्च कर रहा हूँ, कोई बिजनेस में 4 साल 10 साल बाद लॉन्च कर रहा हूँ। अगर आपको बिजनेस करने की चुल मची है और आपको पता है आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, स्टार्ट में ये तीनों चीजें ले लो एंड देन आप लॉन्च करो। आपके चांसेस ऑफ फेलियर 60-70% से रिड्यूस हो जाएंगे। मैं ही नहीं कह रहा 90% या अबाउट, बस 60-70% से रिड्यूस हो जाएंगे उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप उसी चीज का एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये तीनों चीज आपके पास है।
मतलब ये जो चीज आज अगर कोई धंधा मतलब बिजनेस ओपन करते हैं, कोई धंधा ओपन कर रहा है एकदम लेमैन लैंग्वेज में, अगर वो सिर्फ आउटकम देख के अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है दूसरे के बिजनेस को देख के, चलो मुझे बिजनेस शुरू करना है, मैं भी महीने का 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए प्रॉफिट निकालूंगा, इतना इजी तो है नहीं, पहला चीज। दूसरा, वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी वारंटी नहीं है नहीं। हम लोग वो चीज देख लेते हैं जो मार्केट में शायद 1 लाख बिजनेस अगर चल रहा है उसके अंदर एक बिजनेस सक्सेस में कन्वर्ट हो गया, हम लोग उसी के मार्केटिंग बार बार देखते हैं। एग्जाम्पल MBA चाय वाला ही क्यों लेके चलो, किसी एक टाइम पे बहुत धूम मचा रहा था भाई साहब, दूसरी बिजनेस में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, स्टार्टअप में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, आज चाय पे वो दिखता ही नहीं है, सच्चाई तो वही है। तो उसको देख के कितने सारे चाय वाला शुरू हो गया था पूरी मार्केट में, पूरी लहर आ गई। मैं उसके साथ में एक एग्जांपल देता हूँ तेजस, ये जो पॉइंट आपने बताया ना बिल्कुल सही बात है, हमारी ऑडियंस को ये चीज सुनना चाहिए। बिजनेस करो, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप कहीं पे जाकर कॉर्पोरेट में जाकर जॉब करोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आता है कि मेहनत कितना चाहिए। ओनर बनो, एम्प्लॉय की तरह काम करो, मतलब एकदम दबा के, एकदम माइंडसेट ऐसा होना चाहिए मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे कुछ मतलब मुझे सैलरी मिलेगा अगर मैंने मेहनत किया तो अपने बिजनेस से भी एक सैलरी आपको लेना है। तो उसके बाद अगर कुछ बचा हुआ रहता है सबको दे दा के, मतलब अगर आपको रेंट है, बाकी सारे ग्रोसरीज का, अपने स्टाफ का सारे खर्चा वगैरह जाके कुछ अमाउंट बचता है, वो आपका प्रॉफिट है डेफिनेटली। लेकिन वो प्रॉफिट शायद जितना देखते हैं हम लोग उतना होते नहीं है। बिकॉज मुझे एक एग्जांपल याद आता है, एक बंदा था जो अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, 1.5 सैलरी के 1.5 पर मंथ सैलरी था, 1.5 लाख का सैलरी था। तो उसी टाइम पे मैं वो जो अभी MBA चाय वाले रवाले बहुत सारे चाय वाले आए थे ना, उस टाइम पे चाय का बिजनेस चल रहा था, तो उसने भी एक फ्रेंचाइजी ले लिया भाई साहब ने, कोई एक सर्टेन ब्रांड का, और जॉब वॉब छोड़ के उतर गया। तो 6 महीने 8 महीने के बाद जाकर मैं मिल गया उससे, मैंने बोला कैसे चल रहा है भाई? सर मेहनत तो दबा के कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। नेट अमाउंट कितना बचता है? तो सब कुछ जाके अभी 60-70 हज़ार मिलता है। अच्छा 70 हज़ार मिलता है? हाँ 6 ही महीने हुआ है ना अभी तक। अच्छा 6 ही महीने हुआ है, तुझे क्या लगता है 1 साल के बाद इससे बढ़ जाएगा? प्लस एक्सपेक्टेशंस तो है 1 साल के बाद तो कम भी हो सकता है, बिकॉज तेरे रोड की उस साइड में भी तो एक चाय की दुकान अभी खुलने के लिए देख अभी तैयार हो रहा है, आउटलेट दूसरा ब्रांड भी आ रहा है। हाँ तेरा कस्टमर स्प्लिट भी तो होगा, राइट ना? कस्टमर स्प्लिट होता है आजू बाजू में जब दुकान खुलेगा। हाँ सर, अच्छा बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, नहीं यही सर। तेरा सैलरी कितना था? बोले 1.5 लाख रुपए महीने का था। तेरा ये अगर 70 हज़ार जो तेरा अभी प्रॉफिट हो रहा है, तभी तूने उसके अंदर तेरा कैलकुलेशंस किया है तेरा सैलरी कितना बनना चाहिए? सर वो अगर ऐड कर दो तो फिर मैं माइनस में हूँ। अच्छा एक्चुअल में तो माइनस में ही है, 1.5 लाख का सैलरी था महीने का। ना आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट कि आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए था, बिजनेस में बोलते फ्रीडम है, बिजनेस में फ्रीडम नहीं है डियर। आप अगर ये सोचोगे बिजनेस में फ्रीडम है, मैं 5 दिन मेरा दिल की आज शटर डाउन करके चला गया, तो उसको चैरिटी बोलते हैं, बिजनेस नहीं बोलते हैं। करेक्ट, ठीक है। बिजनेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है जब आप एज ए एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहे थे। आपको बाकी सारे बच्चों का सैलरी देना है, खुद की कॉस्टिंग निकालना, अपने बिजनेस को तो ग्रो भी तो करना है, एक्सपैंड भी तो करना है, तो वो सारी चीज कैसे आएगा, राइट ना? तो जॉब एंड बिजनेस में अगर मैं मोटा मोटा बात करूं डियर, जो तुमने पॉइंट रेज किया था, जो तुम्हारे वीडियो में भी था, पहले आज के डेज में शायद 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालने के लिए बिजनेस में, एक बिजनेस से शायद 2 4 5 साल लग सकता है, लेकिन आज यहाँ पर महीने का सैलरी उठाने के लिए शायद 5 साल का एक्सपीरियंस इनफ है। महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी ऐसी मिल सकता है अगर नॉलेज एंड स्किल्स है, राइट ना? एंड इसको अचीव करना मैं तो बोल रहा हूँ बहुत आसान है आज के टाइम पे, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप अपग्रेड करके इजीली पहुंच सकते हो। बट वही बिजनेस चलाना, अब आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस अच्छा है, आप इसमें बहुत ग्रो कर सकते हो। चलो मान लिया आप ग्रो कर सकते हो, आपने ग्रो किया भी, आपको 30 से 40 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको क्या लगता है कितने का रेवेन्यू करना पड़ेगा? एटलीस्ट अगर उसका परसेंटेज डिपेंड करता है 10%, 7%, 20%, कितना उसका चलो हेल्दी मान लो, बहुत दिमाग वाले 15%, 10 से 15%, फर्स्ट टाइम तो ये निकलेगा, 20% पकड़ लो, 20%, आपको एटलीस्ट 2 करोड़ एब्सोल्युटली का नेट ग्रॉस रेवेन्यू लगेगा, जीआर लगेगा, चाहिए उस वो टर्नओवर इतना चाहिए 2 करोड़ का, तब जाके आप 40 लाख रुपए नेट कमा सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये बहुत फ्लॉड लगता है, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग 2 करोड़ के आज के टाइम पे एमएसएमईज हैं जो 2 करोड़ के टर्नओवर पे?
नहीं है, नहीं है। आप देखते होंगे गांव में इतने लोगों के धंधे सेट है, बिजनेसेस हैं, सबकी दुकान होती है, वो लोग बोलते अच्छा है, अपने को दिखता अच्छा, अरे उसका 2 करोड़ का टर्नओवर है, सीए पता चल जाता है ना अपने को कि अपने मौसी चाचा ताऊ के अरे उसका 4 करोड़ का टर्नओवर है। आप उसका नेट देखोगे ना, उसको 10% EBITDA भी नहीं आ रहा। राइट, एब्सोल्युटली। काट कूट के टैक्स काट कूट के उसको 10% मिलता है, तो कहाँ 2 करोड़ में 20 लाख रुपए कमा रहा है वो लाला जी। और वहीं एक बच्चा जो अभी ग्रेजुएट हुआ है 3 साल में 20 लाख रुपए कमा रहा है, उसको 30 साल लग गए और दुकान सेटअप करने में। एब्सोल्युटली। जस्ट इमेजिन अगर वो 5 करोड़ भी कमा ले, उसका नेट रेवेन्यू जो आएगा, जो हाथ में आएगा, उसको 60 लाख 70 लाख 60 लाख 70 लाख आज के टाइम पे आईटी में। अब हम बात करें अगर आईटी की भी, अगर आप 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो इजीली आपको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, मिलता है। नाउ अब आप मुझे बताओ कि स्टार्ट में, आई एम नॉट सेइंग कि आप कभी बिजनेस मत करो, लेकिन स्टार्ट में जब आपको पैसों की जरूरत है तब क्या ये बुरी बात है? राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन इसके में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब अगर आप जॉब एंड बिजनेस की बात करोगे ना, मतलब इंडिया में जो अगर 100 बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर आते हैं ना, 95% बच्चे चाहते हैं मुझे बिजनेस करना है, 5% बोलते हैं मुझे जॉब में जाना है, लेकिन होता है उसका ठीक उल्टा। 95% जाएगा जॉब करने के लिए, 5% जाएगा बिजनेस करने के लिए। रीजन ये बहुत सिंपल है, बिकॉज कोई भी बिजनेस करने के लिए ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस करने के लिए फंडिंग चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हम लोग इंस्टाग्राम में क्या देखते हैं, फेसबुक में क्या देखते हैं, बिना पैसा लगा के धंधा एकदम ऐसा करोड़ों का अर्निंग हो रहा है, राइट? वो सिर्फ क्लिक बेट थंबनेल है बस। एंड वो जो यंगस्टर जो देख रहे हैं ना, 18-20-25 साल वाला जो बच्चा, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है बस, कि आप कैप्चा ये करो, बैठ के टाइपिंग करो, आपको डॉलर में पैसा आएगा। डेटा एंट्री एक तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो बहुत बड़ा स्कैम है। 10 15 20 साल हो गए ये डेटा एंट्री वाला स्कैम, आज भी खत्म नहीं हो रहा है। एंड फंसते कौन है पता है? जो सबसे ज्यादा क्राइसिस में, सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है बेचारे के पास में खाने के वांदे है, उसको बस बैठे बैठे जॉब करना है। एब्सोल्युटली। और वो यही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि मुझे कोई ऐसे काम करने के पैसे देने लगता है। राइट। एंड पैसा देता है, रिटर्न कुछ तो मिलता नहीं, उल्टा वो पैसे ले जाते हैं उससे, समझ में भी नहीं आता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कोई चीज सीखो। आपको कुकिंग करना है, रेस्टोरेंट में शेफ बनना है, तो भी आपको कुकिंग करनी पड़ेगी ना घर पे। तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, किसी कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है, तो आप वो चीज ना सीखो। आपको कहीं ना कहीं वो सीखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कॉलेज में ही सीखना है, आप घर पे रह के किताबें पढ़ के सीख लो, आप यूट्यूब से सीख लो, इंस्टाग्राम से सीख लो, आज तो पूरा ओपन है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सीख रहे हो, उसकी क्या डिमांड है और उसकी क्या सेलेबिलिटी है। मतलब आज के टाइम पे ना बहुत नॉर्मल जॉब्स हैं जो एक जगह पे जाके स्टक हो जाती है। जैसे आपने बोला कि कोई लोग बैंक में जाके आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि बैंक वालों को पता है, या बैंक जो रन कर रहा है उसको पता है कि इजीली रिप्लेसेबल है। Absolutely. ये नहीं तो कोई और करेगा, तो मैं इसको पैसे इससे ज्यादा क्यों दूं। बट यही चीज अगर आईटी में कोई एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो क्या उसको पैसे कंपनी जो है मेन कंपनी, क्या उसको पैसे नहीं देगी? और एब्सोल्युटली देने वाला। मुंह मांगे पैसा मिलता है। एक्चुअली अगर मैं मोटा बात करूं, डेफिनेटली मुंह मांगे पैसा मिलता है। डिमांड करो मिलता है, वहां पर नेगोशिएट करो मिलता है। पैकेज नेगोशिएशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एक बात बताओ, बहुत सारे लोग एक सर्टेन टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, ये आपने नोटिस किए होंगे। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी डरते हैं कि मार्केट में ये आ रहा है और टेक्नोलॉजी आ रहा है, मेरा जॉब जाने वाला है, या फिर मुझे डोमेन स्विच करना चाहिए, मतलब एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जाना है नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत चलता है। तो स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन करियर, बिकॉज यू आर द एग्जांपल, तो कितना इंपॉर्टेंट है? सो स्किल डेवलपमेंट आई वुड से, मैं इसको एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा कि कैसी मेरी स्टोरी थी, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। हम लोग जब एमबीए में एंटर हुए थे, तो एमबीए में एक थॉट प्रोसेस ये रहता है कि यहाँ से प्लेसमेंट लेना है पहले दिन से। तो हम टोटल 60 का स्टूडेंट्स थे। एंटर होने के बाद में सबको लगने लगा यार मेरा प्लेसमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन जैसे जैसे हम एमबीए में क्लासेस और अटेंड करने लगे, पता चलते गया कि यहाँ अब आप प्रोफेशनल जगह पे आ गए हो। इंजीनियरिंग और एमबीए अच्छे कॉलेज से, एमबीए जहाँ से मैंने किया काफी अच्छा कॉलेज था। एक नीश पकड़ी थी मैंने, एमबीए इन रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वो नीश के अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे देते हैं वो सिखाया जाता है। विज़ जो सिविल इंजीनियरिंग है, वहाँ सिर्फ
आउटडेटेड प्रोफेसर्स आते हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता आज के टाइम पे कंक्रीट का क्या नया ब्रांड आया है, कौन रेडी मिक्स कंक्रीट सप्लाई कर रहा है, या कोई क्या आज के टाइम पे क्या लेटेस्ट अपडेट है सिविल साइट पे, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, टेक्सचुअल नॉलेज। उन्होंने शायद 20 साल पहले काम किया होगा, छोड़ छाड़ के प्रोफेसर बन गए, आराम से 4 लाख की पगार ले रहे और पढ़ा रहे। लेकिन इसमें और एक चीज क्या है ना, ये जो पॉइंट नाउ हम लोग भी इस कम या ज्यादा डोमेन को नोटिस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, पढ़ाई किया एंड बाय प्रोफेशन वो टीचिंग में आ चुके हैं, उनको प्रैक्टिकल रियलिटी नॉर्मली पता नहीं होते, वो उनको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा पता है कि एक ईटा बनने के लिए ये चीज चाहिए, आपको अगर कंक्रीट का मिक्सचर रेडी करना है तो इतना परसेंटेज आपका सीमेंट चाहिए, इतना सा परसेंटेज आप रेती वगैरह जो भी चीज चाहिए, परसेंटेज पता है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी किए भी नहीं होंगे। तो वैसी जगह में अगर नॉलेज ले रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज जो कैरी ऑन, तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि उस परसेंटेजेस को रट के कोई मतलब नहीं है, रियल साइट पे वो नहीं होता। रियल साइट पे आपको हो सकता है परसेंटेज को ऊपर नीचे करना पड़ जाए, क्योंकि जब मैंने काम किया था मुझे पता है वो कितना परसेंटेज का एक्चुअल यूज होता है बुकिश, और कितना एक्चुअल पे साइट पे यूज होता है, उसका क्या कमर्शियल एंगल होता है। सो उनको नहीं पता। सो जैसे मैं बता रहा था कि वो प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग में कुछ और पढ़ाते, बट वही प्रोफेशनल कोर्स आप जब पढ़ने जाते हो वो आपको ये बताते हैं कि बिजनेस एंगल पे आपको क्या करना है। आपको अगर अब मैंने हर चीज सीखी है, सेल्स से लेकर फाइनेंस, वैल्यूएशन, और जैसे प्रॉपर्टी कब डेवलप करना है। द मेन थिंग इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। आई ऑलवेज से फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, ये प्रोजेक्ट बनाने पर मुझे कितना फायदा होगा। ये तो आईटी में भी सेम है, कोई प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी बनता होगा कि अगर मैं XYZ प्रोजेक्ट लेता हूँ, डेलॉइट लेता है अगर, मान के चलो, सो आई वुड से गिव एन एग्जांपल ऑफ माय कंपनी, व्हेन आई जॉइंड डेलॉइट यूएसए है, सो उसमें हम प्रोजेक्ट्स लेते थे बाहर की कंपनीज से वैल्यूएशंस के लिए। सो हम पहले ये देखते थे कि मैं इस कंपनी का पूरा पोर्टफोलियो वैल्यूएशन करूंगा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरे कितने रिसोर्स लगेंगे और उनका क्या कॉस्ट लगेगा, उसको डेज में फोरकास्ट करते थे, उसका IRR निकालते थे। अब प्रोजेक्ट चल रहा है मान के चलो 2 साल, 2 साल में पैसा मुझे ट्रांचेस में आएगा, उसको डिस्काउंट किया, आज क्या वैल्यू आ रही है, क्या मेरे को वो प्रोजेक्ट लेना वर्थ इट है। अगर वो वैल्यू 25% के ऊपर है तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल है, अगर 25% के नीचे है प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। क्यों लूं मैं, क्यों अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करूं, कहीं और जाऊंगा जहाँ 30% बन रहा हूँ। वैसा ही सेम चीज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी होता है। वहां बात हो सकता है 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की हो रही हो, कोई 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा होगा, डेलॉइट ले रहा होगा। लेकिन रियल एस्टेट में एक छोटा प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जाओगे ना तो आपको 50 करोड़ का पड़ेगा मुंबई में। दिस इज बेयर मिनिमम, मतलब 50 करोड़ तो कहीं नहीं गए। एक नॉर्मल सी बिल्डिंग जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है उसको रीडेवलप करने में, क्योंकि मुंबई में लैंड तो है नहीं, राइट। तो अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हो तो एवरेज टिकट साइज उसका 100 करोड़ होता ही है। अब 100 करोड़ बिल्डर खुद का कभी नहीं लगाता है, डेवलपर लगाता है, किसी और का पैसा, इसका पैसा, बैंक से लेकर, कस्टमर से लेकर। तो क्या मैं ये प्रोजेक्ट लूं भी या नहीं, क्या मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्या मेरा माल बिकेगा। सो ये एनालिसिस करना हमने कॉलेज में सीखा था, प्रोफेशनल एंगल से, क्योंकि जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं उनने ये सब चीजें कंपनी में करी है। दे वर एक्स CEOs, एक्स CFOs, एक्स बिजनेस डेवलपमेंट एम्प्लॉइज, तो उन सबको आता था। एंड उनने जैसा सिखाया वो रियल टाइम था। So, उनकी वैल्यू, उनके एक्सपीरियंस का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू जो ओल्ड ग्रेडेड है, जो आउटडेटेड है, वो मेरे जो सिविल के प्रोफेसर्स थे। एंड दैट्स नॉट विद मी अलोन, ये हर इंजीनियरिंग कॉलेज का, हु इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मच एज VJTI और IIT and IIMs, बट नॉर्मल कॉलेजेस इंडिया में 95% में बोल रहा हूँ ऐसे कॉलेजेस है जिसमें आउटडेटेड 1989 की मशीन्स है। इवन मेरे कॉलेज में 1989 की मशीन से हम उसी मशीन्स को यूज कर रहे हैं, चल भी नहीं रही है, डीजल डाल डाल के चला रहे हैं। तो उस मशीन्स में सीखा हुआ बच्चा क्या करेगा आगे जाके, उसको करियर से क्या लेने देना। तो दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड जैसा मुझे लग रहा है। एंड इसी की वजह से लोग उन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करने बाहर जाते, क्योंकि बाहर ज्यादा उनको स्किल्स सीखने मिलती। एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस, कि इनको ज्यादा पे करते हैं और जो लोग सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं who are actually not employable 95% से भी ज्यादा है। तो ये जो शॉर्ट कोर्सेस होते हैं लाइक जिसका 3 महीने 6 महीने के जैसे ड्यूरेशंस होते हैं, जो कुछ सर्टेन एक्सपर्ट आके सिखाते हैं, वो कितना वर्थफुल होता है अगर मैं मोटा मोटा पूछूं? सर दैट डिपेंड्स आप कहाँ से कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे ग्रेड है, ये ऐसे कंपनीज हैं जो
कोर्सेज ला रहे हैं और इंडस्ट्री वेटरन्स चला रहे हैं, बट ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। सो इसमें बच्चे को ना अगर लगता है उस कोर्स में वैल्यू है, इसमें हर कोर्स में बेस्ट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने नीश को चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे 3 महीने 4 महीने के कोर्सेज हैं जो एक्चुअली वैल्यूएबल है। अब वैल्यूएबल कैसे पता करोगे आप? सबके कंटेंट तो सेम होंगे मोर और लेस, उल्टा सबने भर भर के डाला होगा हम ये भी सिखाएंगे वो भी सिखाएंगे ये भी सीखोगे। एब्सोल्युटली। आपको सबसे पहले देखना है प्लेसमेंट कौन दे रहा है। सबसे बड़ा अगर किसी हाँ कोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है ना, देखना क्या उसके खुद के कोर्स बेचने वाला क्या वो प्लेसमेंट दे रहा है, यानी उसको खुद के अपने टीचिंग्स पे इतना भरोसा है। अब एक होता है क्लेम करने वाला, एक होता है गारंटी करने वाला। मनी रिफंड बैक पॉलिसी, आप ध्यान से देखना, अगर रिफंड बैक पॉलिसी जेन्युइन है कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा आपका पैसे वापस है, वैसे कोर्सेज ज्यादातर आपको चुनने चाहिए जिनकी गारंटी हो। क्लेम तो बहुत लोग कर देंगे कि प्लेसमेंट होगा आपका, सब लोग क्लेम करके ही बेच रहे हैं आज के टाइम पे, आपने देखा होगा। राइट। लेकिन जो गारंटी दे रहा है पेपर पे कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं लगा आप पैसे लेके जाओ, हो सकता है आधे दे रहा हो सकता है वो बोल रहा हो कि आप 75% लेके जाओ, लेकिन मैं प्लेसमेंट दूंगा। लेकिन इसमें ना डियर नाउ इसमें एक चीज मैंने नोटिस किया है, काफी सारे सर्टेन जगह में जहां पर इस तरह के गारंटी शब्द तो लिखा रहता है एंड बच्चे को लगता है कि हाँ ये सही है, उसके ऊपर कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि आपको 3-4 टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट वगैरह देने के बाद आप क्वालिफाई करोगे तब जाकर आपको हम लोग फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए पुश करेंगे। लेकिन जब उसका कोर्सेज खत्म होता है, वो जो राउंड ऑफ टेस्ट ऑन होता है, वो पेपर ही ऐसा सेट किया जाता है, तो वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि अभी तू राजू पास होके देखा, क्वेश्चन पेपर तो मैं सेट कर रहा हूँ, वो वाला कहानी है। तो बच्चा वो गारंटी शब्द के अट्रैक्शन में फंस तो रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, वो गारंटी के चक्कर में वो बर्बाद भी हो रहा है नाउ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट का आप नोटिस करोगे ना, कोई भी इंस्टीट्यूट, ये बात सच्चाई है आपकी, जो प्लेसमेंट की जब बात आता है अपने अपने हाथ खड़ा कर लेते हैं कि बेटा मैंने सिखा तो दिया तुम्हें, आप भी प्लेसमेंट लेने का काम तुम्हारा है। राइट। तो ये चीज मैंने नोट किया है। तो अभी अगर कोई मतलब इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट मुंह पे बोल रहा है बेटा यूज अस, आपको तैयारी तो करना पड़ेगा, यूज अस, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए इंक्लूडिंग योर नॉलेज, स्किल सेट, आपकी प्लेसमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, सब कुछ करवा के दे रहे, इंक्लूडिंग इंटरव्यू का कॉल्स। लेकिन फाइनल कॉल तो इंटरव्यू तो तुम्हें ही देना है, राइट ना। अगर आप कम्युनिकेशंस में मतलब इंटरव्यू दे रहे हो, 2-3 इंटरव्यू देने के बाद फेल हो रहा हो, डोंट वरी, कम टू अस, विल गाइड यू वंस अगेन, विल नॉट गोइंग टू चार्ज एनी सर्टेन थिंग्स। आप वहां पर दोबारा तैयारी करो फिर जाओ। तो कौन सी इंस्टीट्यूट को ज्यादा भरोसा करना चाहिए, ऑन पेपर वाला या फिर नेक्स्ट वन वाला? मेरे हिसाब से जो इसमें सर मेरा एक एंगल है, ये दोनों का मैं आंसर आपको दूंगा कि किसको चुनना चाहिए। इसके पहले मैं बताता हूँ कि हो सकता है दोनों ही इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं दे पाए जॉब्स, दोनों ने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया है। वो भले ही पेपर वाला बोल रहा है लेकिन नॉन पेपर वाला भी बोल रहा है। आपको इसमें देखना है एलुमिनाई नेटवर्क क्या है। जब मैं अपनी वाइफ को डिजिटल मार्केटिंग में डालवाना चाहता था, सो मैंने उसकी फील्ड टीचिंग है और उसको जाना था डिजिटल मार्केटिंग में, जहां मुझे फ्यूचर अच्छा दिख रहा था आज से करीब 3 साल पहले, 2 साल पहले। तो मैंने कैसे रिसर्च कर रहा था, मेरे को भी लग रहा था अरे ये प्लेसमेंट दे रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अपग्रेड भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो किसके पास जाना। सिंपल मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे लोगों को, एलुमनाइज को मैसेज करना चालू किया, जो क्लेम कर रहा है और जो नहीं भी क्लेम कर रहा है, दोनों को करना चालू किया। आप सरप्राइज हो जाओगे मुझे क्या बेटर मिला। जो नहीं क्लेम कर रहा है वहां का प्लेसमेंट रेशियो ज्यादा हाई है जो क्लेम कर रहा है। एब्सोल्युटली। वो क्लेम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बेट ले रहा है बच्चे के पोटेंशियल पे और अपने खुद के टीचिंग के पोटेंशियल पे। और जो दूसरा वाला है उसका तो मार्केटिंग टूल ही वो है कि वो प्लेसमेंट के नाम पे कोर्सेज बेच रहा है। ही इज नॉट फोकसिंग ऑन टीचिंग। मैं नेम नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बवाल आएगा किसी का नाम लूंगा तो, बट उनके जो फीडबैक्स आए, जो कंपनी इतना बड़ी है, जो बड़ी बड़ी इंटर्नशिप्स देती है, आप उससे नाम पता लगा सकते हो, जो बड़ी बड़ी इंटर्नशिप्स देती है, उनकी खुद की कंपनी ने कुछ कोर्सेज लॉन्च करे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, एंड प्लेसमेंट गारंटीड।
उनके बच्चे इतने परेशान हैं कि सर हमें 6 महीने हो गए, हमें कुछ नहीं हुआ। ओके। और हम तो अब प्लेसमेंट सेल से भी बाहर है, और जो कंपनी आधे रेट में दे रही है, नाम भी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा था, उसकी टीचिंग्स इतनी बेहतरीन थी कि उनके बच्चों ने बोला सर यहाँ प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, कंपनीज इतने अच्छी आती है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर दूसरी कंपनी में पोटेंशियल लग रहा है, सो आप इसके जो आपकी फर्स्ट कंपनी है उसके बोलने पे मत जाओ, उसकी गारंटी पे भी मत जाओ। पेपर पे तो आदमी कुछ भी लिख के देता है, कुछ भी, लेकिन जहां आपको लग रहा है दूसरा वाला विदाउट लिखे भी उसके बच्चे बोल रहे हैं निकले हुए कि ये बहुत अच्छी है, तो भैया आई वुड चूज प्रेफर द सेकंड वन। ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है। तुमने तुम्हारे करियर के स्टार्ट किया था 2017 में। हाँ। आज 2026 है। हाँ। 7,500 से 40 लाख का पैकेज। इसके लिए तुमने अपने आप को कैसे अपग्रेड किए होंगे? सर जैसा आपने कहा सीडी होती है, तो मतलब एक चीज उस समय तो ये भी नहीं पता था कि इतना तो छोड़ो, तब ऐसी इच्छा थी और कोई यार 20,000 पर मंथ दे दे तो लाइफ बन जाएगी। तो 7.5 से 20 बहुत बड़ी जर्नी, बहुत बड़ा लगता था, 20,000 पर मंथ। फिर सोचा यार छोड़ो, हमारे सब मैनेजर को मिलती, प्रोजेक्ट मैनेजर को जब मैं 7.5 ले रहा था तो उसको मिलती थी 40,000। तब लगा यार 40,000 मिलती है, क्या करता है ये इतना साल का, और उसको 25 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, तब जाके उसके 40 से 45,000 मिलते हैं। तो हमने बोला यार इतना मिल जाए तो भी बहुत है। फिर पता चला यार, जैसे फिर एमबीए कर लिया, फिर तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, नहीं यार मिनिमम 50,000 तो चाहिए 50,000। तो जब बाहर निकले तो 5.5 लाख का कुछ पैकेज मिला, तो ऐसा लगा अरे यार ठीक है, मिल गया, आसपास जितना सोचा था वहां मिल गया। बट मैं आपको ओरिजिनली बताऊं, रियलिटी में क्या होता है, जैसे जैसे आपका पैकेज बढ़ता रहता है ना, आपकी एस्पिरेशंस बढ़ती जाती है, आपका एम्बिशन बढ़ता जाता है। नहीं यार अब तो 6 लाख हो गई, अब मुझे चाहिए 12 लाख। फिर वो 12 पहुंचने के बाद में अब आपको चाहिए यार 20 लाख। अब वो 20 का आंकड़ा तो जल्दी आता है मन में कि नहीं यार अब 15 छोड़ो, 20 चाहिए अपने को, तो 20 से नीचे काम नहीं करेंगे। 20 के आप एक बार ऊपर गए, फिर मैं आपको ओरिजिनली बताता हूँ, इंडिया में सिर्फ वो नंबर है 20 लाख के ऊपर। इंडिया में सरवाइव करने को आपको चाहिए विद, अगर एक बच्चे के साथ आप सरवाइव करते हो तो 12 से 15 लाख में बेसिक नेसेसिटी के साथ में आप कोई भी मेट्रो सिटी में सरवाइव कर सकते हो। हाँ, आप वो लाइफ नहीं इमेजिन कर सकते जो आप सोच रहे हो। आप बेसिक फीस भर सकते हो, रोज जा सकते हो, गैस भरवा सकते हो, खाना खा सकते हो। एब्सोल्युटली। जैसे ही 12-15 लाख से ऊपर आप पहुंच गए 20 लाख, तो फिर एक नंबर बन जाता है वो। फिर आपके एस्पिरेशन शुरू होते हैं, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे 1 साल में इंटरनेशनल ट्रिप चाहिए, 1 साल में डोमेस्टिक ट्रिप चाहिए, मेरे को डॉगी चाहिए, मुझे बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में चाहिए जिस स्कूल में शर्मा साहब ने भेजा है। ये शुरू होना चालू हो जाता है 20 लाख के बाद। फिर अब मेरी शादी हुई थी, जब हार्डली मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा 12-15 लाख का पैकेज था। आई वाज वेरी हैप्पी देन। पर जैसे शादी हुई पता चला रहे तो वाइफ भी आ गई है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो यार एटलीस्ट 20-22 लाख होनी चाहिए। तब मैंने शिफ्ट किया 20-22 लाख पे। फिर थोड़े साल 1 साल निकाल लिए, अब मन कर रहा था यार 30 लाख होना चाहिए, फिर 40 लाख। तो अब पैसे की इच्छा बढ़ती जाती है, लेकिन आपको कोई पैसे देता नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। उसके लिए टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसे स्किल्स डेवलप करी। सो जैसे इंजीनियरिंग से निकले थे, हमने सीखा 6 महीने, मेरे पोर्टफोलियो में एड ऑन हो गया वो कि मैंने कंस्ट्रक्शन देखा है कैसे नीचे से ऊपर आती है बिल्डिंग। मेरे को 40 से 50,000 का एक्सपीरियंस आ गया। वैसे ही एमबीए में पढ़ा कि कैसे करते हैं, वैल्यूएशंस कैसे होता है, फाइनेंस कैसे होता है, समझा। वहां 20 से 30,000 की मैं हमेशा अपनी लर्निंग्स को ना मैप करता हूँ मॉनेटरी गेन से, हमेशा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी वैल्यू क्या है। ओके। तो मैंने देखा कि यार 20 से 25,000 और जुड़ गए, तो मेरे को एटलीस्ट 60-70,000 मिलने चाहिए मेरे एमबीए के बाद में। वो उतने आसपास मिलने लगे, तब पता चला कि मैं इंटरनेशनल कंपनी में जाने लायक हूँ। जैसे तब मैंने नाइट फ्रैंक से डेलॉइट में शिफ्ट किया, तो मुझे पता था पैसे तगड़ा मांगूंगा तो अपग्रेडेशन भी लगेगा, तो मैंने इंटरनेशनल ग्रेड्स पढ़ना चालू करे, कैसे वैल्यूएशन इंडिया में होते हैं, कैसे यूएस में होते हैं। तो मैंने यूएस वैल्यूएशंस करता था वहाँ, तो कैसे वहाँ कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो कैसे चलते हैं, डेटा कहाँ से आता है, वो अपग्रेड किया, इंटरव्यू क्रैक किया, वापस बढ़ा लिए अपने 20-25,000, 12 लाख 13 लाख पे पहुंच गए अपन। अब फिर धीरे धीरे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कंसल्टिंग छोड़ रहा हूँ। तो कंसल्टिंग छोड़ रहा हूँ, बिजनेस के पास काम करूंगा। अब बिजनेस के पास काम करने पर ऐसा नहीं सिर्फ रिपोर्ट बना के निकल जाओगे। राइट। अभी तक तो ऐसे रिपोर्ट बना रहा था, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं था। अब सीखना था रियल टाइम कैसे करना है। फिर और सीखा कि किसी डेवलपर के पास काम करना है तो रियल बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो कैसे सेल्स आता है, कैसे कलेक्शन आता है, माल कैसे बिकता है, वो समझना शुरू किया। सीधे केराइजा कॉर्प में ज्वाइन कर लिया एज चीफ ऑफ स्टाफ रोल।
तो धीरे धीरे लैडर पे लैडर चढ़ते गए, अपग्रेड करते गए, हर चीज को कन्वर्ट करो, आपकी क्या वैल्यूएशन बन रही है आपके नजर में, एंड देखो कि आप कंपनी से क्या मांग रहे हो। ओके, दैट्स द ओनली मंत्रा इन कॉर्पोरेट टू ग्रो, अपस्किल एंड गेट अ हायर सीटीसी। अच्छा। So to अभी say. एक क्वेश्चन है कि आपने स्किल वगैरह सब कुछ तैयारी किया, दबा के किया, सब कुछ किया, बट होता है ना कॉर्पोरेट में कुछ लोग दबा के रखने के लिए भी होता है। हाँ. उनकी चाहिए लोगों को ऊपर पहुंचाना है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। ऐसा सारी चीज कम या ज्यादा देखते होंगे, दोस्तों के साथ होते भी होंगे। इस चीज को कैसे डील करे अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो? सर ये चीज तो सबके साथ होती है। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ना कंपनी आपको बता पाऊंगा, लेकिन मेरे जो एक बॉस थे, तो उन ही ओनली हायर्ड मी, बट आई हैव सीन ऑलवेज कि जो मैं काम करके देता था उनको, वो कभी मेरा नाम नहीं लेते थे कि ये काम मैंने किया है। He used to always present it to the board or the client without taking my name. So ये एक जहाँ आपने बताया कि वो corporate politics है, तो this is very prevailing these days also कि आपका काम management तक पहुंच ही नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? Could be jealousy, could be internal grudges, could be caste based, this is that mentality कि मुझे डिस्क्रिमिनेट करना है, मुझे बायसनेस लाना है। जैसे आपने बताया था कि बायस, बहुत बॉसेस बायस होते हैं कि मुझे इसको नहीं इसका काम दिखाना है, तो मैं कैसे इसके काम को यूज करके इसको कैसे डिमोटिवेट करूं और इसका काम बिल्कुल हाईलाइट ना दूं। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। ऐसे बहुत टाइप होंगे, बस इनसे डील कैसे करें ये आपका क्वेश्चन होगा। यस, राइट। मेरा इसमें एक सीधे जवाब है कि आप इसमें सीधे बन के डील नहीं कर सकते, आपको टेढ़ा बनना पड़ेगा। ओके, वरना यू आर नॉट फिट फॉर दैट केस। ईदर यू लीव इट, ईदर यू फाइट विद इट, एंड फिर आप उसी पॉलिटिक्स के ग्राउंड में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करने से पहले 10 बार सोचे। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जहां मैंने काम कर रहा था मेरे अपने एक्सपीरियंस में किसी एक आध ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां मुझे पता चला था कि आने के बाद पता चला यहाँ बहुत कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, बहुत पॉलिटिक्स। आपका काम कोई यहाँ से काट देगा, कोई वहां से काट देगा। तो पहले 6 महीने मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई, बहुत मार खाया, मतलब इन टर्म्स ऑफ कहीं भी कुछ भी हो जाता था, किसी ने नाम ले दिया मेरा कि उसने बोला था मुझे हमें ये करने के लिए, इसलिए हमने इसके इंस्ट्रक्शन पे ये किया वो किया। फिर मैं देख रहा 6 महीने तक मैं बहुत रिस्पेक्टफुली डील कर रहा था इस सिचुएशन, बट आफ्टर 6 months आई डिसाइडेड टू फाइट बैक। I started documenting things. I started putting up things very firmly कि इसको ऐसा करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, now it's up to you. So ऐसी सारी चीजें मैंने फाइट बैक करना चालू किया, रिपोर्ट करना चालू किया, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं लगा तो पता चला the next 6 months was a cakewalk for me. मतलब उसमें कैसा था कि अब कोई भी सामने से उंगली करने से पहले 10 बार सोच रहा था, क्योंकि पता है ये रिपोर्ट करेगा या पता है ये फाइट बैक करेगा, और ये फिर जो जवाब आएगा सामने से वो बहुत बुरा होने वाला है। तो भले ही हम यहाँ 10 साल से हैं, लेकिन हमारी इमेज को खतरा है, क्योंकि इमेज का खतरा उसी को होता है जो बहुत टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशन में है। एब्सोल्युटली। और वही सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भी खेलता है, क्योंकि उसको पता है कौन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसको ही अपनी इमेज का सबसे ज्यादा खतरा भी होता है, ना कि वो जो साल भर पहले आए। तो यू हैव टू डील विद सच पीपल द वे दे आर। ओके, दैट्स द ओनली थिंग। कोई आपको बोलेगा आप काम करके निकल जाओ, काम करके निकल जाओ, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वही आप फाइट बैक करके अपना काम दिखाओ कि आपने ये किया है, मैंने किया है, मेरी दम पे हुआ है। कोई बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी ने और ने किया है, या कोई पॉलिटिक्स खेलना चाह रहा है, हाईलाइट करो। सबको पता है चल रहा है पॉलिटिक्स, कोई हाईलाइट नहीं करता। अगर कोई किसी ने हाईलाइट कर दिया अपनी मैनेजमेंट को एंड ऑल लाइक दैट, उसके बाद अगर मैनेजमेंट एंड जहां पर हाईलाइटेड हुआ, मतलब HR दोनों मिल गए, तो फिर उस एम्प्लॉय के साथ क्या क्या हो सकता है? किसके साथ? जिसने हाईलाइट किया है। इसमें 2 सिचुएशन है। हाँ, मोस्टली HR जो आप देखते हो, हाँ, वो कंपनी की तरफ होते हैं, मैनेजमेंट की तरफ, एंड वो उसी का सपोर्ट करते हैं जो बहुत टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में है। यस, राइट। तो जो पॉलिटिक्स कर रहा है, हाँ, HR को पता होते सोते, मैनेजमेंट को पता होते सोते वो उसको पालेगा, आप आउट हो जाओगे। राइट। तो वैसे भी अगर कोई आपकी सुन ही नहीं रहा है, हाँ,
उस प्लेस पे रह के आप क्या ही आगे बढ़ लोगे, क्या उखाड़ने वाले, क्या उखाड़ने वाले, Right. क्या कर लोगे आप, क्या कर तो लोगे? अगर कोई आपको हाईलाइट करने पर पनिश कर रहा है तो बेटर बी पनिश्ड रादर देन सफरिंग फॉर योर होल लाइफ। वैसे भी वो कंपनी आप 6 महीने बाद छोड़ोगे क्योंकि आप जिंदगी भर गेम नहीं खेल सकते। अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचने वाले वही है जो बहुत टाइम से वो चीज करते आ रहे हैं। शकुनी मामा या कोई भी एग्जांपल ले लो, वो उस खेल में पूरी जिंदगी उनने वही किया, तो वो आगे भी करते रहेंगे मरते दम तक। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आप सिर्फ फाइट बैक कर रहे हो क्योंकि आपको उन्हें मजा चखाना है। आप पूरा टाइम ये नहीं कर सकते। यस राइट। एंड अगर ये करते रहोगे तो आपका परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो रहा है, ये याद रखना। सर्टेन टाइम के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो गए, डिटोरिएट हो गए, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आप इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कोई दूसरी कंपनी भी आपको नहीं लेगी क्योंकि आप उनको बोलोगे कि आई एम यू नो मेरा कोई रीजन नहीं शिफ्ट करने का, बट आई एम फेड अप विद कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। वो बोलेगा मेरे इधर भी है भाई। एब्सोल्युटली। यहाँ आके क्या करोगे, यहाँ भी आप हार जाओगे, फिर भागोगे यहाँ से, हमारा हायरिंग कॉस्ट गया। तो आपको समझना है अगर कोई निकाल भी रहा है हाईलाइट करने पर तो निकल जाओ, प्यार से निकल जाओ, क्योंकि वो दैट प्लेस इज नॉट मेंट फॉर यू। अगर मछली को बोलोगे पेड़ चढ़ने के लिए तो वो तो नहीं होगा ना, मतलब वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। राइट, दैट्स माय नाउ ये जो सेकंड वाला जो आंसर आपने दिया ना तेजस, ये वाला आंसर बहुत सारे जगह में हमें लेने में बहुत तकलीफ होता है कि हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है एंड देन आफ्टर दैट हमने एचआर को हाईलाइट किया, मैनेजर को हाईलाइट किया। और ये बात तो बिल्कुल 100% सच्चाई है। कोई भी बच्चा अगर एचआर के पास जाके कंप्लेंट करता है, एचआर उसको बुलाने से पहले, मतलब जिसके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट था उसको जाके पहले बताते हैं कि भाई तेरे बारे में ये कंप्लेंट आया है एंड नाउ व्हाट टू डू। वो भाई साहब उसकी मैनेजर के साथ बैठेगा, 2-4 इसकी जितनी भी लूप फॉल्स है पूरी साल भर का पूरी ब्रेक टाइम निकालेगा, पूरी साल भर का प्रोडक्टिविटी निकालेगा, एब्सेंटिज्म निकालेगा, सब कुछ निकालेगा, उसको डॉक्यूमेंटेड करेगा और उसका ऐसे रिपोर्ट कार्ड शेयर करेगा। अभी ये भाई साहब जब जाएंगे, जब कंप्लेंट उसने किया है तो ऑब्वियसली एचआर उसको बुलाएंगे। अब एचआर जब पूछते हैं उसको, अच्छा तुम्हारे बारे में तो ये कंप्लेंट है, तब ये अगर बोलेगा ना कि भाई अपने टीम में तो 30 बच्चे और भी थे, तो 30 बच्चे का डेटा दिखाओ, पट से एचआर का आंसर आता है, डोंट टॉक अबाउट अदर्स, टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ। आप दूसरे के बारे में बात मत करो, खुद के बारे में बात करो, एंड दैट इज द पॉइंट टू डिस्कस। मतलब बच्चा फंस गया, और ऐसे बुरी तरह से फंसेगा। या फिर दूसरा तरीका होता है, पहले 2-4 दिन उसके साथ मीठी मीठी बात किया जाएगा जब तक वो मैटर शांत नहीं होता। उसकी बात उसकी पूरी, मतलब क्या बोलूं, बैठे बैठे मेरे लैंग्वेज खराब हो जाएंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर